उसमें मैकेनिज्म नहीं बताया जाएगा, बस रटने वाला चीज कि ये रट लो, ये रट लो, ये रट, जैसे टॉलरेंस टेस्ट, ये रट लो। फिर जब जैसे जैसे वो सब टेस्ट आएंगे जहां जहां पे, तब उसका डिटेलिंग पता चलता है। बट वो क्लास 11 से पढ़ाया जाता है, वो रटने का एक टॉपिक। जैसे ही नोमेनक्लेचर खत्म होता है, जीओसी खत्म होता है, इsomerism अगर 11th का खत्म हो गया पूरा, तो उसके बाद फिर हम लोग का ये डिस्कशन का पार्ट हो जाता है। नॉर्मली ये पार्ट कंसिडर किया जाता है। सर बहुत सारा जगह पे लेकिन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब शुरुआत का ही टेस्ट में रख दिया। हाँ ना, ऐसा नहीं होता, मतलब रखते हैं, वही तो हम बोल रहे हैं। एक मिनट। एलएन वाला में भी दो था, तो उसमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला ही टेस्ट था। बताओ भाई, कोई डाउट है किसी को कार्बोनिल कंपाउंड में? Sir, exercise 1, question number 40. क्वेश्चन नंबर 40 में सीधा डाउट है, बाकी सारा क्वेश्चन आसान था ना? एक्सरसाइज तो हमने बन गया था, बस वही एक क्वेश्चन नहीं। इसी पे तो हम हंसे थे, तो लोगों को बोले भी थे कि एक क्वेश्चन है इसमें जो अपने उस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या बोलते हैं, एमपीवी रिडक्शन या ओपेनियर ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। ये रिएजेंट देखो, इस रिएजेंट में एल्युमिनियम दे रखा और यहाँ पे कीटोनिक यूनिट दे रखा है, सी डबल बॉन्ड ओ टाइप का कुछ हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, CO दिख रहा है, बेसिकली कीटोनिक नहीं, अल्कोहल वाला यूनिट दे रखा है, CH3 होल ट्वाइस, मतलब ऐसा। और यहाँ पे O-, इस तरह का 3 यूनिट है एल्युमिनियम के साथ। एक कीटोन दे रखा है और यहाँ पे हम लोग का अल्कोहल दे रखा है। तो जब हम लोग एमपीवी रिडक्शन करते हैं, तो हम लोगों का जो कीटोन होता है उसका रिडक्शन होता है, और हम लोगों के ये क्या बोलते हैं, अल्कोहल वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन होता है। और ओपेनियर ऑक्सीडेशन जस्ट उल्टा चीज है। ओपेनियर ऑक्सीडेशन जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं, तब उसके केस में हम लोग बोलते हैं कि अल्कोहल वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ वाले पार्ट का रिडक्शन हो गया। केवल यहाँ के रिएजेंट में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो समझ में आ जाना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। देख के रिएजेंट बहुत यूनिक लग रहा है, बट पॉइंट ये कि हम लोग उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन को यूज ही नहीं करते, जो एमपीवी रिडक्शन है या फिर ओपेनियर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है दोनों सेम ही प्रोसेस, बस उल्टा नाम बोल दिया। जब ऑक्सीडेशन हम लोग जब अल्कोहल के लिए बोलेंगे तो ऑक्सीडेशन बोल देंगे, जब कीटोन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो रिडक्शन बोल देंगे। तो जैसे अगर मान लो मेरे पास एक कीटोन है, उसका रिएक्शन, उसका रिडक्शन कराना है,
तो हम लोग उसके सामने एक अल्कोहल लेके आ जाएंगे, उसके हिसाब से रिएक्शन कराएंगे। तो कीटोन का रिडक्शन इज एमपीवी रिडक्शन, और जब हम लोग ऐसा अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन कराना है, तो हम लोग फिर ये प्रोडक्ट बनता दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन। हाँ सर वो बन गया, लेकिन यहाँ पे दो वैसे रिएक्टेंट क्यों दिया हुआ है? मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे पहला वाला। अब जैसे इसमें एक ही प्रोडक्ट दिया है, तो जैसे नॉर्मली हम लोग जब भी कभी रिएक्शन यूज करते हैं तो जो लेफ्ट में होता है वो मेन रिएक्शन यूज करते हैं, राइट वाला पार्ट हम लोग एडिशनल रिएजेंट यूज करते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? यस सर। तो इसका मतलब हम लोग इसको मेन रिएक्टेंट मान रहे हैं, इसका प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बनेगा तो दोनों इधर से भी कुछ ना कुछ बनेगा, बट हम लोग जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं वो हम लोग एक ही साइड से लेके चल रहे हैं, ये बड़े वाले कंपाउंड की तरफ से लेके चल रहे हैं। और कोई ओके डाउट? सर भाई। कोई होमवर्क ही नहीं बनाया इसलिए डाउट ही नहीं पूछ रहा है। सर एक्सरसाइज 1 सर पूरा बन गया था, एक्सरसाइज 2 रह गया। सर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 21। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 21। एक्सरसाइज 1 तो बहुत आसान टॉपिक था भाई, एक्सरसाइज 1 में तो कुछ था ही नहीं, वो तो ऐसे ही बन जाना था। Which of the following will be soluble in sodium bicarbonate solution? बट क्या घटिया सवाल है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन करेगा, NaSCO3 टेस्ट जो पॉजिटिव देगा, वो खत्म हो जाएगा, कंपाउंड सोल्यूबल हो जाएगा। क्यों सोल्यूबल होगा? क्योंकि जैसे मान लो NaSCO3 का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं RCOH के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो H2CO3 बनेगा, और साथ ही साथ हम लोगों को RCOONA मिलेगा। दिस इज अ सॉल्ट, सॉल्ट वाला पार्ट वाटर में सोल्यूबल होगा। तो जो कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे NaOH के साथ कौन सोल्यूबल है, तो जो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट बन गया तो सोल्यूबल हो गया। तो जो भी इनमें से कंपाउंड हम लोगों के NaHCO3 वाले पार्ट के साथ रिएक्शन करेगा, दोज आर सोल्यूबल इन नेचर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा, सल्फोनिक एसिड रिएक्शन करेगा, ए वाला पार्ट रिएक्शन करेगा, और ये सी ऑप्शन रिएक्शन नहीं करेगा। तुम लोगों को याद होगा बाइकार्बोनेट टेस्ट में चीज बताए थे, पॉमफिनॉल, पारा ऑर्थो और मेटा नाइट्रोफिनॉल में हम लोग का पारा सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर मेटा होता है, फिर ऑर्थो होता है, फिर मेटा होता है। होना चाहिए था ऑर्थो, एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए था OPM, लेकिन पारा सबसे ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और ये हम लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तो हम लोग का पारा वाला पार्ट बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, ऑर्थो वाला पार्ट बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं दे पा रहा, इसका मतलब ऑर्थो इज लेस एसिडिक देन H2CO3 एज वेल, और पारा क्योंकि रिएक्शन दे रहा है मतलब पारा इज मोर एसिडिक देन H2CO3। ये फैक्ट बार बार प्रैक्टिस करो, ये 2-3 बार सवाल आ ये चुका तो फैक्ट, मतलब जो अभी Na2CO3 के साथ NaHCO3 के साथ जो रिलेटिव कंपैरिजन था वो तो फैक्ट ही है ना। है। हाँ, तो इतना तो याद रखना पड़ेगा। तो पूरा NaCO3 का जो रिएक्शन है वो जनरलाइज है, पर 2-4 भी फैक्ट याद नहीं रखेंगे तभी से काम चलेगा। फिर केमिस्ट्री का है पढ़ रहे हैं, फिर इसको फिजिक्स में डाल देते हैं। और कोई डाउट? सर एक्सरसाइज 218 का डी ऑप्शन एक बार समझ में नहीं आना आंसर कैसे। Which of the following can be used for the protection of इसमें carbonyl? मास्किंग कैसे होगा वो ठीक है। इसमें मास्किंग कैसे होगा? Which of the following can be used for protection of, एक अल्कोहल तो दिख रहा है इसमें, मान लो पहला रिएक्शन हुआ, चल फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहा है, बट स्टिल उसमें मास्किंग कैसे होगा? सवाल तो जेन्युइन है, चलो ठीक है। नहीं, थोड़ा यूनिक रिएजेंट है। ऑक्सीजन वाला पार्ट लोन पेयर जब कोऑर्डिनेट करेगा तो एक तो ये पार्ट बनेगा कि ऑक्सीजन से ये पार्ट अटैच हुआ और यहाँ पे एक OH ग्रुप आया, फिर यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। मतलब बहुत नया सवाल है मेरे लिए भी। तो जब दूसरे वाले साइड में रिएक्शन होगा तो जो ऊपर वाला ग्रुप है कार्बन, इसके साथ तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन इस टाइप से अटैच हो गया, और सॉरी यहाँ पे एक कार्बन है और इसके बीच में एक ऑक्सीजन है। ऐसा 6 मेंबर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है, और यहाँ वाले पार्ट पे कुछ OH ग्रुप आएगा, ऐसा सोचा जा सकता है। ठीक है,
Yes. और कोई डाउट? चलो ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक वाले पार्ट पे आते हैं। जैसा अपने नोट्स कॉपी में दे रखा है उसी टाइप से हम लोग काम कर लेते, ज्यादा बेटर होगा। नेम रिएक्शन का टॉपिक अलग कर देते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बेकमैन्स रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि अपने नोट्स कॉपी में वही ऑर्डर दे रखा है, तो पहले बेकमैन्स रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कुछ चीजें अपने को याद रखनी है। जैसे मान लो कि हम लोगों का अगर कोई एक अमाइड ग्रुप दे रखा है, तो अमाइड नहीं, सॉरी, हम लोगों का ऑक्साइन ग्रुप दे रखा है, यहाँ पे OH ग्रुप दे रखा। तो अगर इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग किसी भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ कराएंगे, यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाले पार्ट में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग के डिहाइड्रेशन रिएक्शन में आया था कि हम लोग E1 भी डिहाइड्रेशन करा सकते थे, E2 भी करा सकते थे। जब E1 कराना होता था तब हम लोग कोई भी बल्कियर एसिड यूज करते थे। बल्कियर एसिड वाले पार्ट का मतलब हो गया कि हम लोग H2SO4 यूज कर सकते हैं, H3PO4 यूज कर सकते हैं, या HClO4 यूज कर सकते हैं। कोई भी बल्कियर एसिड यूज करो जहां से हम लोग H+ मिल जाए। ये हम लोग का डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया। अगर हम लोग नॉर्मली E1 E2 से रिलेट करने की कोशिश करें तब। यहाँ E1 E2 नहीं हो रहा, बट रिलेशन हम लोग सिमिलर टाइप का कर सकते हैं। इसके जगह पे हम लोग कुछ कुछ और भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं। जैसे वहां पे था हम लोग का P4O10 या फिर P2O3, P4O6, इस टाइप का हम लोग कंपाउंड ले सकते हैं। P2O3, N2O3, B2, BS3 भी शायद होता था, ऐसा कुछ कुछ बहुत सारा रिएजेंट था वहां पे। तो जो भी हम लोगों के ऑक्साइड्स हैं, जो भी हम लोगों के नॉन मेटल वाले पार्ट के ऑक्साइड्स हैं, वो सारे के सारे एसिडिक बिहेवियर के होंगे। ये सब भी हम लोग का डिहाइड्रेशन करा सकता है। अब अगर हम लोग एक और भी रिएजेंट है जो हम लोग प्रेफरेबली याद रखें तो ज्यादा बेटर है, POCl3। तो जैसे इन सब रिएजेंट्स को अगर हम लोग यूज कर रहे होंगे तो हम लोग ओवरऑल डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल सकते हैं। प्रेफरेबली जो मैंने देखा है कभी भी क्वेश्चन में, वो हमेशा केवल ये होता है H+ वाला पार्ट। पर ऐसा नहीं कि नीचे वाले पार्ट में रिएक्शन नहीं हो सकता। जब हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट का हम लोग अमाइड का फॉर्मेशन नॉर्मली निकाल कर ले आते हैं। जब पूरा जो रिएक्शन होगा तब उस केस में हम लोगों के अमाइड का फॉर्मेशन होगा। और अमाइड वाले पार्ट में हम इसको बताते वक्त ऑलमोस्ट इस टाइप से लिख रहे हैं कि हम लोगों का इसमें एक पैटर्न बस देखना, जो हम लोगों का R2 ग्रुप है इसको मैंने नाइट्रोजन वाले पार्ट पे डाला है। जो हम लोग का R1 है वो कार्बन चेन से अटैच्ड है। उसमें एक छोटा सा पैटर्न ध्यान रखना, ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज करना है। जो भी हम लोगों का ऑक्साइन ग्रुप होगा, जब वो रीअरेंजमेंट में जाता है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट वाले पार्ट में और अमाइड का फॉर्मेशन कराता है, तब इस केस में हमेशा OH के एंटी पोजीशन वाला जो कार्बन चेन है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करता है। जब मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, बट ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने का है कि हमेशा OH के एंटी पोजीशन में जो कार्बन चेन है वो हम लोगों के नाइट्रोजन पे माइग्रेट करेगा। इसीलिए अमाइड के फॉर्मेशन में हम लोगों को हमेशा नाइट्रोजन पे वो ग्रुप दिखाई दे रहा होगा। बट मैकेनिज्म के थ्रू बात करते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर हम लोगों के पास कोई भी एसिडिक मीडियम दे रखा, R1C डबल बॉन्ड N, यहाँ वाले पार्ट पे OH ग्रुप, इसको इसी पोजीशन पे रख रहे हैं। इसका रिएक्शन जब H+ के साथ कराया तो हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो H+ के साथ कंबाइन करता है। R1 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे R2, यहाँ पे OH2+। OH2+ मतलब H2O बन गया, ठीक ठीक लिविंग ग्रुप है। तो इस केस में हम लोग का एक रीअरेंजमेंट होता है, और यही रीअरेंजमेंट वाला पार्ट हम लोग का आगे प्रोडक्ट को इंड्यूस कराता है। यहाँ पे क्योंकि H2 एक ठीक ठीक लिविंग ग्रुप है तो ये हटने की टेंडेंसी में है। बट जब ये हट रहा होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो जैसे कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट है, जैसे यहाँ से हटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो एक कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट कराना है। बट क्योंकि कार्बोकटायन एग्जैक्टली बना नहीं है, जैसे ही H2O हटना शुरू हुआ है उसी टाइम पे हम लोगों का ग्रुप वाला पार्ट रीअरेंज हो रहा है। तो बेसिकली ऐसा समझो कि जब H2O हट रहा होगा तब उस केस में कार्बन चेन नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो रहा होगा।
तो जब H2O का बॉन्ड हटा नहीं है तो हमेशा उसके एंटी वाले पार्ट के तरफ से ही ग्रुप को ला सकते हैं हम लोग, जैसे SN2 में होता था बैक साइड अटैक, कि R2 वाला पार्ट इधर जाएगा क्योंकि वो H2O के अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है। तो हम लोग इस रीअरेंजमेंट के स्टेप को इस तरीके से लिखा करते हैं नॉर्मली कि हम लोग का R2 नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट करेगा और उसके बाद H2 वहां से रिमूव होगा। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो R1 ग्रुप है इससे कार्बन अटैच्ड है, कार्बन वाले पार्ट से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अटैच्ड है, और इस डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग का R2 ग्रुप है। और इस पूरे प्रोसेस में केवल एक कार्बन का बॉन्ड गायब हुआ है। तो अगर कार्बन का बॉन्ड गायब हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जो वाटर मीडियम में निकला, क्योंकि एसिडिक मीडियम भी है तो वाटर तो रहेगा ही रहेगा, वो वाटर वाला पार्ट इस पे ऐड होगा और वहां से H+ हटा दो। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में R1 के साथ कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके साथ हम लोग का R2 ग्रुप, और इस कार्बन के ऊपर हम लोग का OH ग्रुप है। और इसको देख के मालूम पड़ रहा है यहाँ पे कि हम लोग का इनॉल टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे हम लोग आराम से टॉटोमराइजेशन करा सकते हैं। जब टॉटोमराइजेशन कराएंगे तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में R1 के साथ कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ NH, और उसके साथ हम लोग का R2 ग्रुप, ये हम लोग के अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस स्टेप को थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोग का जब माइग्रेशन होगा तो नाइट्रोजन पे हमेशा वो ग्रुप जाएगा जो हम लोगों के OH के एंटी पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये हम लोग का छोटा सा स्टेप है, इस चीज को हम लोग बेकमैन्स रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो ऑक्साइम का फॉर्मेशन तो अपने को मालूम पड़ चुका है, जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस करते हैं तो वहां से हम लोग को ऑक्साइम का फॉर्मेशन मिल जाता है। उस ऑक्साइम के फॉर्मेशन के बाद ये हम लोग का अगला स्टेप है कि ऑक्साइम के बाद कहीं कहीं पे हम लोग H+ के साथ रिएक्शन करा देते हैं और उसके बाद हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। कहीं कहीं H+ के साथ हीटिंग भी दे रखा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चलेगा, हम लोग का रिएक्शन आराम से होगा और हम लोग को अमाइड का फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे मान लो अगर हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कशन करें थोड़ा, यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कशन करेंगे इन सब चीजों का। मान ली रिएजेंट दे रखा है, पूछा है इसमें हम लोग का H+ के साथ डेल्टा दे रखा। तो पहला चीज तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑक्साइम। ऑक्साइम में H+ के साथ डेल्टा जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो क्या होगा, हम लोग का रीअरेंजमेंट होगा, ऑक्साइम अमाइड में कन्वर्ट होगा। थोड़ा रीअरेंजमेंट का पार्ट याद रखना पड़ेगा, नेम रिएक्शन है, बिना रिएजेंट याद रखे हुए कुछ नहीं कर सकते। अब OH अगर हटेगा, हम लोग जब अमाइड बनाएंगे तो हमेशा OH के एंटी पोजीशन वाला ग्रुप नाइट्रोजन पे माइग्रेट करेगा। मतलब प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोगों का जो C डबल बॉन्ड N था उसमें नाइट्रोजन वाले पार्ट पे हम लोगों को एंटी पोजीशन से CH3 मिलेगा, और कार्बन वाले पार्ट पे C2H5 जैसा था वैसे ही रह जाएगा। जो कार्बन है उसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दो, तो हम लोग का ये प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। मतलब हम प्रोडक्ट बनाने का डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, अदरवाइज स्टेप्स तो मालूम होने चाहिए अपने को कि माइग्रेशन में एग्जैक्टली क्या होता है। मान लो जैसे हम लोग का ये कंपाउंड दे रखा, अब इस केस में हम लोग अगर इसका डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, मतलब का बेकमैन्स रीअरेंजमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिस ट्रांस जैसा कोई चीज है नहीं, मतलब ऊपर रहे ग्रुप नीचे रहे ग्रुप कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस केस में हम लोगों का कार्बन नाइट्रोजन पे माइग्रेट करेगा, OH वाला पार्ट कार्बन पे जाएगा और डबल बॉन्ड हट करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा। तो जैसे एक चीज सोच के देखो, इसको हम नीचे अलग से ब्रेक करके दिखा रहे हैं। पहला स्टेप, कार्बन चेन नाइट्रोजन पे माइग्रेट किया, जो जैसा हम लोगों का कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में होता था। तो एक बॉन्ड हटेगा और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, पहला चीज। OH ग्रुप कार्बन वाले पार्ट में माइग्रेट किया, तो यहाँ से हम लोग इसका बॉन्ड हटा देते हैं, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। फिर रीअरेंजमेंट हुआ, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का बॉन्ड हट करके हम लोग को ये कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। तो जब हम लोग का रीअरेंजमेंट हुआ तो पहले 6 मेंबर रिंग था, अभी वो हमको यहाँ पे 7 मेंबर रिंग दिख रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों ने कहीं कहीं पे देखा हुआ है। कहाँ पे देखा था, कुछ याद है? बताओ भाई, ये स्ट्रक्चर कहीं पे देखा हुआ है? तू बोल ही नहीं रहा कुछ। इस चीज को हम लोग कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। नाइलॉन 6 के फॉर्मेशन में इस चीज को हम लोग यूज करते हैं। ये भी हम लोग डिस्कशन किए थे रिसेंटली, जब हम लोग का
डिहाइड्रेशन वाला टॉपिक चल रहा था, हीटिंग इफेक्ट वाला टॉपिक चल रहा था, तो उस केस में हम लोग के कैप्रोलैक्टम का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह का पार्ट हम लोग आराम से डिस्कशन में यूज कर सकते हैं। अब जैसे एक और चीज है, हम लोग जब कोई भी हेलो यस सर। यस सर। यार यहाँ पे लाइट चला गया था तो इंटरनेट बंद हो गया था। क्या बता रहे थे हम? कैप्रोलैक्टम। खैर उसके बाद जैसे एक इस तरह का सवाल हो सकता है, ये हम लोग डिस्कशन में यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, कि हम लोगों का जब नाइट्रोजन डेरिवेटिव का एडिशन होता है एल्डिहाइड कीटोन पे, तो स्टेप तो सिंपल सा था, तुम लोगों को अब तक याद हो चुका होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है कि दोनों को H2 के फॉर्मेट में हटा दो। वो इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। बट उसको जब पढ़ रहे थे तो आपको एक चीज याद होगा कि वहां पे हम लोग स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेके चलते हैं, क्योंकि उसके बिना रिएक्शन नहीं होगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो उधर भी स्लाइटली एसिडिक मीडियम है, बट इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हम लोग यहीं पे सीधा प्रोडक्ट वाले पार्ट को रीअरेंज कर देंगे। अभी हम लोग को प्रोडक्ट में यही मिलेगा। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम डाल देंगे जैसा रीअरेंजमेंट के लिए चाहिए, तो फिर हम लोग का अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन नहीं करेगा। इतना आप लोग को याद होगा कि अगर हम लोग का अमोनिया डेरिवेटिव में स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम डाल देंगे तो उस केस में हम लोग को NH3OH का फॉर्मेशन मिलेगा, हम लोग का रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन विल नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम कभी नहीं दे रखा होगा यहाँ पे। जब भी कभी हम लोग के ऑक्साइन के फॉर्मेशन का स्टेप हो गया, अमोनिया डेरिवेटिव के फॉर्मेशन का स्टेप होगा, तो यहाँ स्लाइटली एसिडिक मीडियम होगा। पीएच वाला पार्ट ऑलमोस्ट 6 के ऊपर रहने का नॉर्मल चांस होता है। 5 से 7 भी कहीं दे रखा होता है, बट डिपेंड करता है, अमोनिया डेरिवेटिव्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो कि हम लोग का नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में है, तब हम लोग को थोड़ा लोअर पीएच चाहिए, मतलब 5 के राउंड चाहिए। बट हाइड्रोक्सिल अमाइन है तो इसमें हम लोग 6 से 7 के बीच में भी काम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा टॉपिक देगा तो इसको सीधा रीअरेंजमेंट में कन्वर्ट मत कर लेना। बट इस तरह का सवाल ऐसा दे रखा होता है नॉर्मली कि पहला स्टेप देगा, बोलेगा प्रोडक्ट बनाओ P, फिर उसके बाद बोलेगा फिर से H+ के साथ हम लोग हीटिंग यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट बताओ Q। तो पहले तो ऑक्साइन बना, अब ऑक्साइन के बाद हम लोग का रीअरेंजमेंट हुआ। तो जैसे 5 मेंबर रिंग है, ये पार्ट आगे शिफ्ट होगा और कार्बन वाले पार्ट में हम लोग को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलेगा, तो इसका मतलब सीधा 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन इंक्लूडिंग नाइट्रोजन हम लोग ऐसा आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस का ध्यान रखना, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल से होते हैं, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए किसी को। बट अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सर यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वाला रूल सब फॉलो होगा? कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि उसमें एग्जैक्टली कार्बोकैटायन बनता है, तो कोई भी ग्रुप माइग्रेशन में चला जाता है। यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, कार्बोकैटायन के जैसा कैरेक्टर आ रहा है, तो हमेशा वो एंटी वाला ही ग्रुप जा पा रहा है। तो रूल एग्जैक्टली उस टाइप का नहीं है कि अगर कार्बन पे 2 ग्रुप है
तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा वो चला जाएगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से मतलब नहीं है, पोजीशन मैटर कर रहा है। सर तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी कार्बोकेटायन से नहीं बता सकते? नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन के इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। सर मतलब कितना भी मेंबर का रिंग बन सकता? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर रिंग स्टेबल नहीं तो थोड़े ना बनेगा, ये भी तो एक फैक्टर है ना, रिंग का स्टेबिलिटी भी तो मैटर करता है। बट ऑल्दो जहां तक हम देखें कि 8 मेंबर रिंग तक आराम से बना सकते हैं, इससे बाहर का सवाल पूछा ही नहीं गया। क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम आएगा कि अगर 8 मेंबर रिंग बनेगा ना, तो एसिडिक मीडियम में वो जो साइक्लिक अमाइड है वो हाइड्रोलिसिस में चला जाएगा। एसिडिक मीडियम है ही, हाइड्रोलिसिस में जा ही सकता है, ओपन स्ट्रक्चर बन जाएगा रेदर देन इन अ रिंग। और कोई डाउट? तो ये हम लोगों का एक छोटू सा टॉपिक था जिसको हम लोग बोलते हैं बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। नेम रिएक्शन में तुम्हारे नोट्स में दूसरा एक टॉपिक दे रखा है, दैट इज कॉल्ड एज एडोफॉर्म टेस्ट, या ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन बोले। मतलब ये जनरल रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हम लोग इसमें प्रेफरेबली डिस्कशन करते हैं आयोडोफॉर्म का, जिसको हम येलो कलर से लिख रहे हैं। इसके पीछे एक लॉजिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड देंगे, पहला चीज, और दूसरा कि हम लोगों का प्रोडक्ट क्या बनेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट में, क्योंकि उसके बाद हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन में इसको पुट अप कर देते हैं। नॉर्मली हेलोफॉर्म में तुम लोग को मालूम होगा CHF3 होता है, CHCl3 होता है, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। कुछ पर्पस होता है क्लोरोफॉर्म का? सर बेहोश करने में काम आता है। अपहरण करने के काम में आता है। फिर ब्रोमोफॉर्म हो गया और आयोडोफॉर्म हो गया। ये चारों अलग अलग कंपाउंड है। एक स्वीट स्मेलिंग होता है, ये दोनों स्वीट स्मेलिंग टाइप का रहता है। क्लोरोफॉर्म ऑल्दो रहता भी नहीं है, कलरलेस लिक्विड रहेगा ऊपर वाला पार्ट। आयोडोफॉर्म वाला पार्ट हम लोगों का सॉलिड टाइप का प्रेसिपिटेट रहता है। मतलब अगर हम लोग ऐसे आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, उस केस में अगर Ci3 माइनस टाइप का आता है, CHI3, तो वहां पे हम लोगों को येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन मिलता है। हम लोगों का येलो कलर लिखना ऊपर इसी चीज को डिनोट कर रहा है। हम लोग जब आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं तो ये कंपाउंड वाला पार्ट येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो जब भी कोई एक पार्टिकुलर कंपाउंड हम लोगों के किसी एक सर्टेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पे अगर येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, मतलब बेसिकली रिएक्शन करके CHI3 बना रहा है, आयोडोफॉर्म बना रहा है, मतलब हम लोग का आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। ये छोटा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये इन्फॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ये आपको खुद से करना है। वहां से एक बार रीड कर लो कि फ्लोरोफॉर्म का कलर क्या होता है, ब्रोमोफॉर्म का क्या होता है, ये सब प्रॉपर्टी सब याद होना चाहिए, खुद से याद करो। बट आयोडोफॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। रिएक्शन को हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे हमेशा, लेकिन हम लोग मोस्टली डिस्कशन आयोडोफॉर्म टेस्ट के फॉर्मेट में कर रहे होंगे। रिएजेंट ध्यान रखने का अपने को। रिएजेंट वाले पार्ट में हम लोग नॉर्मली एक तो NaOH ले सकते हैं या KOH भी ले सकते हैं। NaOH और KOH दोनों में से जो लेना है ले लो, प्लस I2, ये हम लोग का रिएजेंट होगा। अब I2 अगर है तो I2 की जगह पे हम लोग X2 भी ले सकते हैं अगर हम लोग को हेलोफॉर्म रिएक्शन करना है। बट X कैन नॉट बी इक्वल टू फ्लोरीन। X वाला पार्ट केवल हम लोगों का क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। क्यों होगा ऐसा? मैकेनिज्म के थ्रू जा सकते हैं, बट एक डिफरेंस तुम लोग अब तक समझ में आ चुका है कि फ्लोरीन अगर रिएक्शन नहीं कर रहा, बाकी हेलोजेंस रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन है हम लोग का। तो फ्लोरीन विल नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए हम लोग का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। बट इसको हम लोग एक कॉमन फॉर्मेट में डाल सकते हैं। इसको हम लोग NaOH के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। ये भी रिएजेंट ध्यान रखना, कहीं कहीं पे NaOH प्लस X2 की जगह पे NaOH दे रखा होगा। कैसे दे रखा हो सकता है? तो ऐसा लिख सकते हैं, NaOH है, इसका X2 के साथ रिएक्शन करा दो, OH माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ से एक को हटाएगा, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में क्या बनेगा? Na के साथ X और उसके साथ हम लोग को HOX मिलेगा। बट क्योंकि HOX थोड़ा एसिडिक मीडियम है तो वहां से H प्लस फिर से हटा दो, मतलब इसका रिएक्शन NaOH के साथ करा दो। तो जब NaOH के साथ कराएंगे तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग को NaOX का फॉर्मेशन मिलेगा। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का रहता है, ये इसमें भी कन्वर्ट होता है। मतलब जो हम लोग का प्रोडक्ट बन रहा है ये उल्टा ऊपर भी कन्वर्ट हो रहा होता है। तो रिएजेंट में NaOH प्लस हेलोजन दे रखा हो या NaOX दे रखा हो, दोनों में से कुछ भी दे रखा हो, हम लोग उसको सिमिलर पैटर्न का मानते हुए आराम से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग के लिए बहुत मैटर करता है। सबसे पहला चीज तो ये जो हम लोग ड्यूटेरियम एक्सचेंज में डिस्कस किए थे, जब हम लोग
टॉटमराइजेशन डिस्कस किए थे, तब वहां पे हम लोग इस चीज का डिस्कशन किए थे कि हम लोगों के अल्फा कार्बन पे रिएक्शन हो सकता है। नॉर्मली कार्बोनिल कार्बन पे अगर रिएक्शन कराए तो जैसे मान लो हम लोग का OH माइनस है, एक तो हम बोल दिए कि X2 तो हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, मतलब दिस विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये तो अपने काम का ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों का ये यूनिट भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं, मतलब कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल। OH माइनस इधर रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो एक OH दूसरा OH ऐसा, बट एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है कुछ पार्टिकुलर केसेस को छोड़ के, तो ये तो फिर इसी में चला जाएगा। तो जब बार बार हम लोगों के अल्फा कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है, सॉरी बार बार हम लोगों के कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है और कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें करे क्या, तब हम लोग अल्फा कार्बन का सोच सकते हैं कि अगर कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तब उस केस में फिर हम लोग अल्फा कार्बन वाले पार्ट पे रिएक्शन प्रोसीड कराना शुरू करते हैं। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे, पहले मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं तब उन पॉइंट्स पे आएंगे हम लोग। अल्फा कार्बन पे हमेशा एक ही रिएक्शन होगा, एसिड बेस, चाहे अल्फा कार्बन एल्डिहाइड कीटोन का हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, चाहे नाइट्राइड का हो, कुछ भी हो, अल्फा कार्बन में नॉर्मली एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो हम लोग का यहाँ जो हाइड्रोजन है आराम से OH माइनस, आराम से तो नहीं हटा सकता क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक पार्ट नहीं होता, बट लास्टली उसको यही हटाना पड़ेगा। जब यहाँ से H प्लस हटा तो हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH2 माइनस का फॉर्मेशन। मेन पार्ट ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी होगा, कि इस पूरे स्टेप में क्योंकि यहाँ का एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है अल्फा कार्बन का, तो यहाँ से H प्लस जल्दी नहीं हटना चाहेगा, और जल्दी नहीं हटना चाहेगा तो यही अपना RDS निकल के आता है। अभी इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा, अभी करेंगे डिस्कशन उस चीज का। तो इस बार एसिड बेस्ड रिएक्शन हम लोग का पुअर नेचर का है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ ही काफी खराब है, तो बहुत प्रोलॉन्ग्ड रखने पे रिएक्शन होता है, मतलब धीरे 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 अपना रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ हम लोग फास्ट नहीं कर सकते। ये सेम चीज हम लोग के एल्डोल वाले पार्ट में भी निकल के आता है, ऑल्दो वहां पे H प्लस का रिमूवल इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वहां पे कुछ और फैक्टर होता है। एक बार एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो इसके बाद हम लोगों का जो X2 है ये हमला रोल प्ले करता है। कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब न्यूक्लियोफाइल, हेलोजन को इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कराना है, और अगर ऐसा करना है तो वैकेंट डी होना चाहिए, और ऐसा अगर होगा इसका मतलब X वाला पार्ट क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। क्या होगा इसमें, तो जैसा हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराए थे, हम लोग पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता था एक हेलोजन से अटैच होने के लिए, तो दूसरा हेलोजन ब्रेक करके हट जाता था, तो अपने प्रोडक्ट में R के साथ C डबल बॉन्ड हो और इसके साथ CH के मतलब 2 में एक हेलोजन अटैच हुआ। अब इससे एक और चीज होता है, अभी फिर से OH माइनस का रिएक्शन शुरू हो जाता है, फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगा। एंड इस बार एक बेटर चीज है कि हम लोगों का अगर यहाँ से H प्लस हटा तो इस बार हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा R के साथ C डबल बॉन्ड हो, CH के ऊपर एक X है और एक माइनस, तो हम लोग अगर इन दोनों को कंपेयर करें, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में तो है ही, और हेलोजन के साथ भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे, तो हेलोजन के बैक बॉन्डिंग की वजह से या माइनस M की वजह से हम लोग का स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो यहाँ वाला पार्ट भी हम लोगों का नेगेटिव चार्ज बना रहा है, फिर सिमिलर पैटर्न होगा कि हम लोगों का नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट फिर से किसी हेलोजन के साथ कंबाइन किया, और जब हेलोजन के साथ कंबाइन किया तो हम लोगों का रिएक्शन फिर से आगे प्रोसीड किया। प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक और हेलोजन ऐड हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं R के साथ C डबल बॉन्ड हो, CH, और यहाँ पे हम लोग X2 का फॉर्मेशन। अब यहाँ एक और चीज देखो, अब इस बार 2 हेलोजन अटैच हो गया, तो जब 2 हेलोजन अटैच हुआ तो H प्लस और ज्यादा एसिडिक हो गया थोड़ा, जब और थोड़ा एसिडिक हुआ तो यहाँ पे अब हम ऐसा कर दे रहे हैं, फिर से NaOH के साथ रिएक्शन हुआ, माइनस चार्ज बना, माइनस चार्ज फिर से X2 के साथ रिएक्शन किया, अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ कार्बन वाले पार्ट के ऊपर हम लोगों को 3 हेलोजन का फॉर्मेशन मिलता है। ये हम लोग का एक बेसिक स्टेप है। इन सब में जो हम लोगों के H प्लस का रिमूवल है, पहले स्टेप में RDS था, दूसरा H प्लस का रिमूवल ये भी RDS है, और तीसरा H प्लस का रिमूवल ये भी RDS है। अब पॉइंट ये है कि तीनों तो RDS है, बट इन तीनों में अगर हम लोग R1, R2 और R3 के रिस्पेक्ट में बात कर ले, ऐसा पहले वाला को हम लोग R1 बोल लेते हैं, दूसरे वाले को R2 बोल लेते हैं, तीसरे को R3 बोल लेते हैं, तो इन सब में R1 का रेट सबसे कम होगा, फिर R2 का रेट होगा, फिर R3 का रेट होगा, क्योंकि हम लोगों का नेगेटिव चार्ज थोड़ा स्टेबल है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग कंसेक्यूटिव रिएक्शन कराते जाएंगे
एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता जाएगा। तो ऑल्दो तीनों H प्लस का रिमूवल हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, बट स्टिल थर्ड वाला थोड़ा फास्ट है, सेकंड वाला थोड़ा स्लो है, फर्स्ट वाला रिस्पेक्टिवली सबसे स्लो दे रखा। इन पूरे स्टेप्स के बाद अब हम लोग उस स्टेज में आते हैं जहां पे हम लोगों का ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। नॉर्मली कार्बन इज नॉट अ लिविंग ग्रुप, कार्बन कभी भी हटता नहीं एज अ लिविंग ग्रुप क्योंकि बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। लेकिन जब कार्बन का नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल हो गया, जैसे हम लोग इस केस में करा पा रहे हैं, ये कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये पार्ट 3 हैलोजन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, तो ये काफी स्टेबल हो गया हम लोग का। अब अगला स्टेप SN-AE रिएक्शन के जैसा होगा। नॉर्मली ये ग्रुप अगर कार्बन हुआ और कार्बन के ऊपर 3 हैलोजन हो गए तो इसका नेगेटिव चार्ज इतना स्टेबल होता है कि एक लिविंग ग्रुप के जैसा बिहेव करना शुरू करता है। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो SN-AE रिएक्शन कराएगा, ग्रुप को ऐसे हटाएगा। मतलब अगर हम लोग के मीडियम में OH माइनस प्रेजेंट है, तो OH माइनस प्रेजेंट ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इस लिविंग ग्रुप को CH3 माइनस वाले पार्ट को हटाएगा, तो अपने प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ हम लोग के CH3 माइनस का फॉर्मेशन। और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू CH3, तो यहाँ से हम लोग को H प्लस का आदान प्रदान मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें काम कर लेते हैं, इसमें लिख देते हैं H प्लस एक्सचेंज। रिएक्शन हो रहा है, बेसिकली नेगेटिव चार्ज H प्लस के साथ कंबाइन कर रहा है। तो अपने प्रोडक्ट में एक तो कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हो गया, मीडियम में कहीं ना कहीं से Na प्लस प्रेजेंट हो गई होगा, और दूसरा CHX3 का फॉर्मेशन हो गया। अब वो अगर हैलोजन है क्लोरीन तो क्लोरोफॉर्म बन गया, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म बन गया, और अगर आयोडीन हुआ तो ये प्रेसिपिटेट करके हम लोग को येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करके देगा। तो इस पूरे स्टेप को हम एक बार ऊपर से दिखाते जा रहे हैं। पहला स्टेप हम लोगों का एक OH माइनस कंबाइन हुआ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, फिर एक हैलोजन कंबाइन हुआ। फिर दूसरा स्टेप, फिर हम लोग का एक OH माइनस कंबाइन हुआ, फिर उसके बाद हम लोग एक और हैलोजन वाले पार्ट को इन्वॉल्व किए। फिर तीसरा स्टेप, फिर हम लोग का एक NOH कंबाइन हुआ और एक H2 वाला पार्ट चला गया। फिर चौथा स्टेप हम लोग का एक OH माइनस कंबाइन हुआ और प्रोडक्ट में हम लोग को कुछ कुछ मिला। तो बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग का अगर ये कंपाउंड दे रखा RC डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिएक्शन अगर हम लोगों को कराना है NaOH और X2 के साथ, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ X2। NaOH वाले पार्ट के 4 मोल का हम लोग को कंजम्पशन चाहिए और X2 वाले पार्ट के 3 मोल का कंजम्पशन चाहिए। अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक तो हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन रहा है, बेसिकली कार्बोक्सिलेट बन रहा है, और दूसरा हम लोग को CHX3 का फॉर्मेशन मिल रहा है। ये हम लोग का नेट रिएक्शन है। दोनों फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये मेन प्रोडक्ट जो कार्बन चेन से आया, क्योंकि इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करा सकते हैं कि जैसे यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, फिर कुछ करा दिया, और आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा, इस फॉर्मेट में भी इंपॉर्टेंट है। दोनों तरीके से सवाल पूछा जाता है। इनफैक्ट एक और भी तरीके से इंपॉर्टेंट होगा जब हम लोग रीमर-टीमन रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि रीमर-टीमन रिएक्शन में हम लोग का जो रिएजेंट होता है दैट इज हैलोफॉर्म। तो अगर हम लोग हैलोफॉर्म लेके चले, CaCl3 नॉर्मल लेके चलते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाएगा, फिर उसके बाद बेंजीन दे देगा और बोलेगा कि बेंजीन तो नहीं देगा, उसमें फिनॉल दे देगा। अब हम लोग उसमें रीमर-टीमन रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्मेट में और रिएक्शन के फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट में काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट कंप्लीटली बनाना आना चाहिए और किस तरीके से हो रहा है सब कुछ ये भी आना चाहिए। मैकेनिज्म वाला पार्ट थोड़ा बहुत अपने को मालूम होना चाहिए कि हम लोगों का H प्लस का रिमूवल इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अभी तक हम लोगों ने 2-3 बार डिस्कशन कर लिया इस चीज का कि अगर H प्लस हम लोगों के मतलब H प्लस का रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट है, तो अगर हम लोग H के जगह पे ड्यूटेरियम डाल दें तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। तो बेसिकली हम लोग काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट की भी बात करके चल रहे हैं यहाँ पे कि जहां जहां H है अगर उधर ड्यूटेरियम आ गया रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो एक ये छोटा सा पॉइंट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान रखने का है। इस तरीके से सवाल फ्रेम किया जा सकता है सीधा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। तो आपको मालूम होने से चाहिए सारे सिनेरियो कहाँ कहाँ हो सकता है। तो हम लोग का ड्यूटेरियम एक्सचेंज में हो सकता है, हम लोग का जब हम लोग E2 एलिमिनेशन पढ़ाते थे तब वहां पे होता था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग आयोडीनेशन वाले पार्ट में, और ये क्या बोलते हैं सल्फोनेशन वाले पार्ट में, इन दोनों जगह पे हम लोग का निकल के आता था। तो ये वर्ड हम लोग को ध्यान रखना है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कहाँ कहाँ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इफेक्ट
इज ऑब्जर्व्ड। बाकी ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, कार्बन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, लेकिन जब उस पर 3 हैलोजन लगता है तो उसका नेगेटिव चार्ज रिलेटिवली काफी स्टेबल हो जाता है, तब जाके वो एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो पाता है। 2 हैलोजन में लिविंग ग्रुप नहीं बनेगा, 3 हैलोजन में या नेगेटिव चार्ज 3 - m में जाएगा, तब जाके वो लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो पाएगा, अदरवाइज वो लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस छोटे सा फैक्ट का ध्यान रखना। और इसमें एक छोटा सा पैटर्न देखो, अब लोग ने यही डिस्कशन किया, यहाँ जो कीटोन है उसको बड़ा स्पेसिफिक रखा है, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, मतलब इस यूनिट की बात कर रहे हैं। इसके काम करते हम नीचे लिख लेते, ज्यादा बेटर होगा। ये हम इस यूनिट की बात कर रहे हैं, ये यूनिट हम लोग के लिए बहुत ही मैटर कर रहा है। इस यूनिट को हम लोग मिथाइल कीटोन बोलते हैं, मिथाइल कीटोन। अगर मिथाइल कीटोन हुआ तभी रिएक्शन नॉर्मली पॉसिबल होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए। अगर मिथाइल कीटोन नहीं रहा तो उस केस में कार्बन के ऊपर 3 हैलोजन नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 हाइड्रोजन हटा तो 3 हैलोजन आएगा। तो हम लोगों का मिथाइल कीटोन अगर नहीं रहा तो उस केस में रिएक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है, और ये हम लोग का नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, बट ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये नहीं कि हम लोग का मतलब यही रटना है अपने को, ये चीज ध्यान रखना। कंपाउंड्स विथ मिथाइल कीटोन यूनिट will give positive iodoform test, क्योंकि हेलोफॉर्म टेस्ट जैसा कोई चीज नहीं होता। हेलोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है, इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, बट हेलोफॉर्म टेस्ट जैसा कोई चीज नहीं होता। आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। और इसमें एक्सेप्शन ध्यान रखना है, एक्सेप्ट एनी +m ग्रुप present on कार्बोनिल कार्बन। अगर कोई +m ग्रुप रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को और घटा देगा। क्यों घटाएगा, उसका लॉजिक तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो हम लोग का यहाँ माइनस चार्ज जो बना था, वो माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है। अगर कोई ग्रुप इधर डाल दे जो कि +m नेचर का है, तो +m वाला पार्ट भी लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके रेजोनेंस करेगा। तो +m इफेक्ट की वजह से हम लोगों के इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी घटेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ पहले ही कम है, अभी और घट जाएगा, तो इतना कम हो जाएगा कि हम लोग का रिएक्शन फिजिबल होना बंद हो जाता है। तो अगर कोई +m ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजीन नहीं होना चाहिए, बेंजीन +m -m दोनों है, बट वो रेजोनेंस कंसीडर कर लो। कोई भी +m ग्रुप अगर प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O पे, तो उस केस में फिर हम लोग का वो कंपाउंड मिथाइल कीटोन होने के बाद भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नॉर्मली नहीं देगा। कुछ कुछ और भी केसेस हैं जो हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू ही डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर है, बट ये पॉइंट थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना है। +m ग्रुप रहा तो रिएक्शन हम लोग का नहीं होने वाला। जैसे मान लो एग्जांपल्स की बात करते हैं, हम बहुत तरह के एग्जांपल्स का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक में तुम लोग मतलब हम एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाते हैं तुम लोगों को, इसमें कितने सारे रिएक्शन है, कितने सारे पॉसिबिलिटीज है। तुमको हर एक पॉसिबिलिटीज देख के चलना है, क्योंकि ये टॉपिक से सवाल किसी भी पॉसिबिलिटी पे आ सकता है। हमको जहां तक लगता है कि हम तुम्हारे नोट्स में जितनी तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है हेलोफॉर्म रिएक्शन से एसोसिएटेड सब कवर करा चुके हैं, तो इससे बाहर सवाल कभी नहीं आने वाला। अगर सवाल आएगा तो इन्हीं सारे पॉसिबिलिटीज में से कहीं ना कहीं आएगा। एक बार हम दिखा देते हैं टॉपिक, और उसके बाद हम लोग जो भी रिलेवेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं, रिपीटेड एग्जांपल हम बात नहीं करेंगे, जो भी रिलेवेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं उन सब चीजों का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ये हमको दिख रहा है एल्डोल कंडेंसेशन, इससे पहले ही था। हाँ ठीक है, जैसे इस फॉर्मेट में सवाल दिया जा सकता है, जो हम बता रहे थे कि हम लोगों का कोई कंपाउंड दिया, इसका रिएक्शन हम लोग I2 के साथ करा लिए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाए, उस प्रोडक्ट का कुछ रिएक्शन कराए, फिर कुछ बना प्रोडक्ट, फिर आगे रिएक्शन लेके बढ़ गए। तो इस तरीके का सवाल हो सकता है, ये तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। बट जो हम लोग का क्वेश्चन का फॉर्मेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। हमको लगता है जहां तक 22 इधर 23, ये सब भी पता नहीं नंबरिंग कहाँ से गड़बड़ हो गया, या शायद हो सकता है आंसर में मार्क किया हुआ है, मतलब आंसर इधर बनाया हुआ है, बट ऑलमोस्ट 23, 24, 25 क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे किए हुए हैं। तो तुम लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस का, यार नहीं एक सेकेंड, 21 इधर है
और इधर 21 का है। हाँ ठीक है, मतलब 22-23 क्वेश्चन है जो हम लोगों ने डिस्कशन में किया है। जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकते थे वो सारे के सारे डिस्कस्ड है। तो हम जितने कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे, जो एक्सेप्शन के क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस है उनका डिस्कशन करेंगे, और कुछ क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन के थ्रू सीखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में जब गलती करेंगे तभी सीखने को समझ में आएगा। जैसे मान लो कि हम लोगों का, अच्छा एक पॉइंट और हम बताना भूल गए, एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना। NaOX is a mild oxidizing agent and can convert alcohol into एल्डिहाइड और कीटोन। ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पस क्या है अभी समझ में आएगा। जैसे मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो अगर मान लो एकदम सबसे सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं, हम लोग का एसीटोन, ये देगा कि नहीं देगा, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे मिथाइल कीटोन है, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, या दूसरे साइड से मिथाइल कीटोन है। इसका मतलब ये कंपाउंड हम लोग का पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। मान लो ये कंपाउंड है एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड में एल्डिहाइड है, बट उससे मतलब नहीं, हम लोग को मिथाइल कीटोन का यूनिट दिख रहा, इसका मतलब रिएक्शन हो सकता है। ध्यान क्या रखना है कि C डबल बॉन्ड O पे कोई प्लस M ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो इधर तो हम लोग को प्लस M नहीं दिख रहा, मतलब मिथाइल कीटोन यूनिट है, रिएक्शन मिल जाएगा। मान लो इसकी बात करते हैं, पूछा ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा, तो कहीं भी मिथाइल कीटोन नहीं है, हम लोग को इधर भी मिथाइल कीटोन नहीं मिल रहा, दूसरे साइड भी नहीं मिल रहा। अगर मिथाइल कीटोन नहीं है तो रिएक्शन तो होना थोड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, इसमें भी कहीं मिथाइल कीटोन नहीं दिख रहा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा। जहां कहीं भी डाउट आता जाएगा उससे चले जाना। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, पूछा इस केस में रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मिथाइल कीटोन तो दिख रहा है, बट कार्बोनिल कार्बन वाले पार्ट पे OCH3 का प्लस M ग्रुप है। अगर OCH3 का प्लस M ग्रुप है तो हम लोग को यहाँ से भी रिएक्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो एक तो ये हम लोग का सिंपल सा फॉर्मेट जो अपने को ध्यान रखना था, बेसिक क्वेश्चंस एसोसिएटेड, इससे 5-6 क्वेश्चंस और होने चाहिए। अभी हम देंगे तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस। बट अगर मान लो ये सवाल दिया, पूछा है इसमें रिएक्शन हो पाएगा क्या, तो ये मिथाइल कीटोन तो दिख नहीं रहा किसी एंगल से, बट हम लोग अभी जो ये स्टेटमेंट यूज किए, NaOX is a mild oxidizing agent can convert alcohol into aldehyde ketone। तो अगर हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट यूज करते हैं NaOH plus I2, तो ये पार्ट अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा NaOI में। अगर NaOI दिया तो ये कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा, जब कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा तो हम लोगों को यहाँ से मिथाइल कीटोन मिल रहा है, और मिथाइल कीटोन क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है, इसका मतलब फिर ये अल्कोहल भी टेस्ट पॉजिटिव देगा, ऐसा हम लोग आराम से सोच सकते हैं। समझ आया? यस सर। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। सर प्लस आई ग्रुप के केस में भी नहीं होगा सर आइडोफॉर्म? प्लस आई के केस में हो जाएगा सर Okay. मैकेनिज्म में हाँ, जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है और वो उसके साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो मतलब रिएक्शन फिर आगे फॉरवर्ड होगा जब बैक बॉन्डिंग हो रहा है दो के साथ। बैक बॉन्डिंग होने का मतलब ऐसा नहीं है ना कि नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल है। बैक बॉन्डिंग होने से, अब जैसे मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलेट आयन, वहां भी नेगेटिव चार्ज है, वो भी रेजोनेंस में जाता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आगे कहीं रेजोनेंस में नहीं जा सकता। बैक बॉन्डिंग होने से नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है, बट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट भी है, मोमेंटरली प्रेजेंट तो होता ही होता है। ठीक है सर लेकिन यहाँ पे हम लोग अल्फा कार्बन पे रिएक्शन करा ही क्यों रहे हैं जब हम लोग का एक इलेक्ट्रोफाइल वाला ग्रुप पहले से था C डबल बॉन्ड O। इलेक्ट्रोफाइल वाले ग्रुप पे कौन रिएक्शन करेगा? वाटर रिएक्शन करेगा, यस सॉरी सर, OH OH माइनस माइनस। रिएक्शन करेगा। OH माइनस रिएक्शन करके भी क्या कर पा रहा है? NaOI बना रहा है, फिर वो घूम फिर करके वहीं आ जा रहा है, तो कुछ हो पा रहा है क्या उधर? नो सर। और कोई डाउट? ऐसा नहीं हो रहा कि रिएक्शन हम लोग तुरंत डाले और तुरंत रिएक्शन हो गया, हम लोग मीडियम में डाल के छोड़ दिए, होगा अपने आप कुछ 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 कुछ, इसके हिसाब से चल रहा है सब कुछ। अब एक बार अगर रिएक्शन प्रोसीड करना शुरू कर गया तो आगे प्रोसीड करता चला जा रहा है। और कोई डाउट? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन है, ये बहुत स्पेसिफिक टाइप का है। इस टाइप का कंपाउंड अगर दे रखा, मान लो
ठीक है, हम इसको ओपन स्ट्रक्चर में ही बनाते हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। एक सेकेंड, इसकी बात करते हैं। ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, ऐसा सवाल है। तो देख के तो कहीं से मिथाइल कीटोन नहीं लग रहा। अगर मिथाइल कीटोन नहीं है तो रिएक्शन नॉर्मली नहीं होना चाहिए। बट एक चीज दिखता है अपने को कि जो बीच वाला कार्बन है, यहाँ का नेगेटिव चार्ज दो जगह जा सकता है, मतलब ज्यादा स्टेबल है। तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन 2 मोल NaOH के साथ कराएं और 2 मोल H2 के साथ कराएं, तो अपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे 2 हैलोजन। नॉर्मली कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, बट अगर वहां का नेगेटिव चार्ज, मतलब एक कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 जगह जा सकता है रेजोनेंस में, तब वहां पे थोड़ा स्टेबिलिटी आ गया। तो अगर मान लो इस पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करते हैं और यहाँ से इसको हटाते हैं, तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज -m में जा रहा है, 3 जगह जा रहा है बेसिकली अभी के लिए, एटलीस्ट अभी के लिए तो जा रहा है मोमेंटरली। तो बेसिकली हम लोगों का यहाँ पे एक स्टेप है कि अगर हम लोग का इस तरह का बाई कार्बोनिल सिस्टम दे दिया, तो बाई कार्बोनिल सिस्टम पहले तो 2 रिएक्शन हुआ, उससे अपना काम नहीं हुआ नेगेटिव चार्ज, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके एक ग्रुप को हटाया तो हम लोगों को कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है, C+O कार्बन, और इस कार्बन वाले पार्ट के ऊपर हम लोगों को 2 हैलोजन, इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, और दूसरे वाले साइड से हम लोगों को कुछ ऐसा C+O और OH मिलेगा। ये तो किसी काम का नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, किसी काम का नहीं है। बट जब रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे तो यही तो अपना इंटरमीडिएट आ रहा था वहां पे कि CH2 माइनस, फिर यहाँ पे हम लोग का फर्दर 1 मोल H2 के साथ रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट वाले पार्ट में ऐसा कुछ बनेगा CH3 माइनस, और CH3 माइनस, सॉरी CH3 नहीं, माइनस नहीं, CH3 बनेगा, और यहाँ से हम लोग का रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ से OH माइनस का रिएक्शन करा के हम लोग कुछ करा के बना सकते हैं प्रोडक्ट। तो हम लोग का ये कंपाउंड आगे प्रोसीड कर सकता है और हम लोग को CH3 माइनस दे सकता है। बेसिकली हम लोग को आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन कराने का तरीका मिल गया। तो मिथाइल कीटोन केवल सिंगल ऑप्शन नहीं है कि मिथाइल कीटोन ही होना चाहिए। अगर इस तरह का सिस्टम है बाई कार्बोनिल सिस्टम, तो भी हम लोग का काम हो सकता है। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा ये तो मैंने दिखा दिया। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे। तुमको क्वेश्चन के थ्रू मालूम पड़ेगा। अभी नोट्स को भी पलट के बिल्कुल मत देखना, हम तुम लोग को असाइनमेंट देंगे, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, तब तुमको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली हम क्या गलती कर रहे हैं। बट क्वेश्चन सीखेंगे तभी वो याद रहेगा, तो इसलिए इतना ही क्वेश्चंस कराने के, बाकी क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करने का है। जितने भी टाइप्स हो सकते हैं मोस्टली कवर हो गया। कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे जिसमें तुमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, वो दिमाग लगाएंगे तभी जाकर के ज्यादा बेटर सीख पाएंगे उस क्वेश्चन को। कोई डाउट है तो बताओ। सर ये एक स्पेसिफिक केस है कि इसके जैसे और भी मतलब हो सकता इसके है जैसे और ऐसा केसेस पता चल जाएंगे तुमको, नोट्स में पता चल जाएंगे, जो हम असाइनमेंट देंगे तुमको वर्कशीट उसमें पता चल जाएगा। स्पेसिफिक नहीं है, ये सर्टेन टाइप है, हम लोग इसके तरीके और एग्जांपल ले सकते हैं। अब बाई कार्बोनिल ऐसा थोड़ी कि बहुत स्पेसिफिक है, बाई कार्बोनिल तो ऐसा ही बना सकते हैं ना यार। मान लो जैसे ऐसा सिस्टम है C+O, ये भी हो गया, यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट तो बताओ। सर ये सारा बाइकार्बोनिल के लिए सारा बाइकार्बोनिल के लिए बोलना थोड़ा गलत होगा। बाइकार्बोनिल में तो हम लोग मतलब फिर हर केस में फिर मतलब रिएक्शन से करना पड़ेगा कि होगा या चेक कर नहीं लेना। बाइकार्बोनिल में अगर OCH3 ग्रुप दे रखा, OCH3 ग्रुप दे रखा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बाइकार्बोनिल में तो C+O के साथ OCH3 भी हो सकता है, कोई +M ग्रुप भी हो सकता है। यहाँ तो हम लोग कार्बोनिल सिस्टम में केवल कीटोन वाले ग्रुप को लेके चल रहे थे, हो सकता है कीटोन की जगह ईस्टर दे रखा हो। और कोई डाउट तो बताओ। चलो, तो ये हम लोगों का बेसिक टॉपिक था। बाकी क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही समझ में आया कि एग्जैक्टली हम लोग का और क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में हो सकता है। इसके बाद हम लोगों का तीसरा रिएक्शन हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन।
सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा कार्बन पे रिएक्शन का टॉपिक शुरू हो रखा है। बेसिकली अल्फा कार्बन के ऊपर हम लोग रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम लोगों के पास एक एल्डिहाइड यूनिट दे रखा है तो हम लोग उसका एल्डोल फॉर्मेशन कराते हैं फॉलोड बाय कंडेंसेशन। तो हम इसका ना ज्यादा बेटर होगा कि हम मैकेनिज्म के थ्रू बात करें तो ज्यादा तुम लोगों को समझ में आएगा। जैसे अगर मान लो कि हम लोग के कंपाउंड दे रखा है CH3 के साथ C डबल बॉन्ड हो, पहले हम मैकेनिज्म के थ्रू बात करेंगे, फिर हम स्टेप्स लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को ओवरऑल एल्डोल कंडेंसेशन से मतलब होता है, हम लोग को केवल एल्डोल फॉर्मेशन से मतलब नहीं होता। अगर हम लोग एक एल्डिहाइड का रिएक्शन OH- के साथ कराते हैं, इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अभी के लिए। सिंपल, एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम लोग एक OH- के साथ कराते हैं, कीटोन भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो पता चल गया था कि कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन करने का तो कोई फायदा नहीं है, तो बचा क्या ऑप्शन, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जब गए एसिड बेस रिएक्शन हुआ, तो इस केस में फिर हम लोग को प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH2- मिला और यहाँ से C डबल बॉन्ड O मिला, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों के उसी सिस्टम में अगर और एल्डिहाइड्स प्रेजेंट है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एल्डिहाइड्स प्रेजेंट होगा ही होगा, तब इस केस में जो हम लोग का ये नेगेटिव चार्ज वाला एल्डिहाइड का यूनिट जो आया, ये नेगेटिव चार्ज वाला यूनिट एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएगा। ये हम लोग का स्टेप होता है। तो जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ तो CH3 के साथ जो हम लोग का C डबल बॉन्ड O था, ये पार्ट O- में कन्वर्ट होगा, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन था वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये पूरा यूनिट हम लोग का ऐड हो रहा है, मतलब बेसिकली कार्बन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं CH2 और यहाँ से C डबल बॉन्ड OH। फिर मीडियम में जो प्रेजेंट हम लोगों का वाटर है, वहां से हम लोग H+ मिल ही जाएगा। तो यहाँ से हम लोग H+ का एडिशन करा करके आराम से इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो अपने प्रोडक्ट में CH3 के साथ C, इसके ऊपर OH, CH के साथ CH2 C डबल बॉन्ड O, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एल्डोल, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड एज एल्डोल। ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ से आगे तक का जो स्टेप हुआ, ये जो अभी तक हम लोग स्टेप लिखे हैं यहाँ पे, इन सारे के सारे स्टेप्स को हम लोग एल्डोल फॉर्मेशन बोलते हैं। अभी कंडेंसेशन नहीं आया है। कंडेंसेशन का मतलब होता है नॉर्मली वाटर का रिमूवल, बट अभी कंडेंसेशन नहीं आया है। ये हम लोग केवल एल्डोल का फॉर्मेशन का स्टेप है। अब तुम लोग एक छोटा सा चीज हम फ्लैशबैक में लेके जाते हैं। जब हम लोग E1CB रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें बोला था तुम लोगों को कि एल्डोल कंडेंसेशन होता है, और ये जब एल्डोल कंडेंसेशन आएगा तो हम एक बार बस रिमाइंड कराएंगे। तो हम लोगों का ये जो रिएजेंट दे रखा एल्डोल, अगर इसको हम नीचे लिख देते हैं, काम करता है। एल्डोल कंडेंसेशन, फॉर्मेशन तो हो गया, कंडेंसेशन की बात कर रहा है। CH3 था, इसके साथ CH था, इसके ऊपर OH था, इसके साथ CH2 था, इसके साथ C डबल बॉन्ड OH था। E1CB का हम लोग का जो स्टेप था वो क्या था, तो जहां तक हमको ध्यान है उसमें ये चीज था कि हम लोग का लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए, और उसमें OH- भी आ गया था। लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए, और दूसरा हम लोग के बीटा कार्बन पे, मतलब उस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो बीटा कार्बन है उस पे हम लोग का एक -M ग्रुप होना चाहिए। तो -M ग्रुप होने की वजह से यहाँ माइनस चार्ज बनेगा, H+ हटेगा, वहां से फिर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको हटाएंगे। E1CB का स्टेप था। स्टेप हम रिपीट नहीं कर रहे क्योंकि हम तो कहानी बता चुके हैं, बट हम लोगों के बीटा कार्बन पे, मतलब OH के रिस्पेक्ट में जो बीटा कार्बन है उस पे हम लोग का -M ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब E1CB रिएक्शन होगा, और यहाँ से हम लोग का H हटेगा, इधर से OH हटेगा, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब CH3 के साथ CH डबल बॉन्ड CH यहाँ से। तो इसको हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन का स्टेप बोलते हैं, और ओवरऑल इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये हम लोग वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं कि हम लोग का एल्डोल कंडेंसेशन ओवरऑल इस फॉर्मेट में निकल के आ रहा है। इस चीज को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। अपने को दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए, एल्डोल फॉर्मेशन का भी स्टेप और एल्डोल कंडेंसेशन का भी स्टेप। और सबसे मेजर चीज यहाँ पे यह है कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, यही हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इस बार हम लोग H+ का हटना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, वो भी स्लो स्टेप है, बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और भी स्लो स्टेप है। तो हम लोग का एक नया टाइप का इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास ऑन करेंगे हम, ये तुम लोगों को समझ में आएगा। जब हम लोग एल्डोल फॉर्मेशन कराते हैं तब उस केस में हम लोग जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, हम लोग उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तुम लोगों को काइनेटिक्स का थोड़ा सा आइडिया लगेगा।
पूरे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हम लोग केवल 2 स्पीसीज दिख रहा है। तो अगर हम लोग पूरे रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना शुरू करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग के रेट लॉ वाले पार्ट में 2 चीजें इन्वॉल्व है। तो जो रेट होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन बोथ दोज स्पीसीज। एक तो CH3 के साथ C डबल बॉन्ड OH था जिसके ऊपर रिएक्शन हुआ था, और दूसरा एक न्यूक्लियोफिलिक यूनिट आया था CH2- के साथ C डबल बॉन्ड OH। मतलब रेट लॉ वाले पार्ट में RDS में 2 स्पीसीज इन्वॉल्व है, ऐसा लिख दिया। बट कभी भी हम लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन इंटरमीडिएट के फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, कभी भी नहीं लिखते हैं। तो इंटरमीडिएट कहाँ से बना था? तो यहाँ से कहीं से बन के आया था। हम लोग का जो CH3 यूनिट है इसको तो हम साइड लिख देते हैं, इससे तो हमको मतलब नहीं है अभी। ये दूसरा स्पीसीज था, ये कैसे बना था? तो हम लोगों के एक एल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोगों ने OH- के साथ कराया था। तो हम लोग इस इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन को इससे एसोसिएट करेंगे, बेसिकली उससे रिप्लेस करेंगे। तो हम लोग का स्टेप कुछ इस तरीके का होगा। CH3 के साथ C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ जब OH- का रिएक्शन हुआ था तब ये ऊपर वाला स्पीसीज बना था। तो बेसिकली रेट लॉ को हम लोग कभी भी इंटरमीडिएट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम लोग उसको हटाने के लिए उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं जो उससे रिएक्टेंट एसोसिएटेड थे। तो बेसिकली ओवरऑल रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हम लोग का सबस्ट्रेट था, जो एल्डिहाइड या कीटोन जो कुछ भी दे रखा, इस पर पावर 2 और इसके अलावा OH-। तो हम लोगों का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यहाँ से थर्ड निकल के आता है। इस टाइप के पार्ट को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में यूज किया करते हैं। हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के थ्रू हम लोग ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटा सा पार्ट है जिसको अपने को ध्यान रखना है। बाकी तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग ये पास ऑन करेंगे। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर इसका रीजन क्या रीजन? इंटरमीडिएट के हम लोग रेट लॉ को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? इंटरमीडिएट तो जैसे मान लो हमको नहीं मालूम कि इंटरमीडिएट क्या है इस रिएक्शन का, तो फिर सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा। एक रेट को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमको अगर मैकेनिज्म नहीं मालूम, हमको स्टेप्स नहीं मालूम, तो हम गेस ही नहीं कर पाएंगे कि इंटरमीडिएट कहाँ से आ गया, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसीलिए इंटरमीडिएट के फॉर्मेट में उसको नहीं रखना चाहिए, रिएक्टेंट के फॉर्मेट में रखना चाहिए हमेशा। ये रिएक्टेंट दिख रहा है, अच्छा इस रिएक्टेंट के रिसेट में ऐसा ऐसा हो रहा है। जब थोड़ा डिटेल में घुसेंगे तब पता चलेगा अच्छा रिएक्टेंट में ये चीज इंटरमीडिएट में गया था, फिर इंटरमीडिएट के थ्रू आगे प्रोसीड किया था। बट जिसको स्टेप नहीं मालूम, जिसको मैकेनिज्म नहीं मालूम, उसको कैसे समझ में आया कुछ भी? और कोई डाउट? मेरे हिसाब से तो एल्डोल फॉर्मेशन बहुत इजी स्टेप होता है। एल्डोल फॉर्मेशन इजी है, कंडेंसेशन तो इवन सी अपने को मालूम है इसमें, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो मतलब सजेशन नहीं कि सब चीज सीखना चाहिए। एक तो शॉर्टकट मालूम होना चाहिए। जैसे मान लो CH3 के साथ C डबल बॉन्ड OH दिया था, इसका रिएक्शन हम लोग OH- के साथ कराए थे इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, ऐसा नॉर्मली दे रखा होता है। तो 2 मोल लेके चले थे तभी जाके रिएक्शन हुआ था। और प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग CH3 के साथ CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हुआ था। दिखा देते ऊपर, ये कहाँ गया, CH3 के साथ CH डबल बॉन्ड CH। तो एक तो ये प्रोडक्ट बनाने मालूम होना चाहिए, तो कैसे बना सकते हैं? तो एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, रिएक्शन अल्फा कार्बन के ऊपर हुआ है। तो हम लोग ऐसा करते हैं इसमें नॉर्मली CH3 के साथ जो C डबल बॉन्ड O है इसको ऐसा लिख लो, और जो दूसरा यूनिट दे रखा उस दूसरे यूनिट का अल्फा कार्बन हम लोगों के इस C डबल बॉन्ड O के सामने होना चाहिए, और दोनों हाइड्रोजन को एक साइड लिख लो। हम लोग का जो अल्फा कार्बन था उसको हम लोगों ने, क्योंकि एक ही अल्फा कार्बन, यहाँ पे एक ही कार्बन ही है बेसिकली, तो यहाँ तो चीजें आसान हो गई। प्रोडक्ट बनाने के लिए ऐसा तरीका यूज कर सकते हैं कि एक एल्डिहाइड या कीटोन यूनिट का C डबल बॉन्ड O रख दो, और दूसरे कंपाउंड का अल्फा कार्बन सामने रखो जहां से हाइड्रोजन अपने को सामने दिख रहा है, ये चीज। यहाँ से H2 हटा दो, अगर H2 हटाएंगे तो हम लोग सीधा प्रोडक्ट में जा सकते हैं। बट इसमें ध्यान रखना, लोग गलती कर देते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ कंपाउंड दे रखा और पूछा इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो लोग एकदम एक लाइन से ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। जो हम लोग का प्रोडक्ट दे रखा है, क्योंकि इसमें और कुछ दिया नहीं, रिएक्टेंट में कुछ नहीं दिया, मतलब हम लोग का सेम ही कंपाउंड रिपीट होगा। जब सेम कंपाउंड रिपीट होगा तो इस चीज को हम लोग सेल्फ एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एक ही एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है,
तो हम लोग इसको सेल्फ एल्डोल बोलेंगे। अगर दो अलग अलग एल्डिहाइड्स होते हैं तो क्रॉस एल्डोल बोलेंगे, अभी करेंगे उस चीज का भी डिस्कशन। तो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जो हम लोग का C डबल बॉन्ड O है उसको सामने रखा और दूसरे का अल्फा कार्बन सामने रखा, ये अल्फा कार्बन है, इसको सामने रखना है। तो बेसिकली हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि दूसरे का जो अल्फा कार्बन है उसको लेके आ गए, अल्फा कार्बन से C डबल बॉन्ड O H अटैच्ड है, और उसके बाद हम लोगों को दो कार्बन और मिल रहा, तो यहाँ से 2 कार्बन अटैच कर दिया। यहाँ से जो दोनों हाइड्रोजन से वो हटेगा, यहाँ से टोटल वाटर हटेगा और अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट के फॉर्मेशन में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन से हम लोग को ये यूनिट मिल गया और उसके बाद ऊपर वाले पार्ट में C डबल बॉन्ड O H मिल गया। कुछ ऐसा प्रोडक्ट सोचा जा सकता है। तो जब भी कभी एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना है, कंडेंसेशन, एल्डोल नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाना है, तब उस केस में आराम से हम लोग एक यूनिट को C डबल बॉन्ड O में राइट साइड रख दें और दूसरी यूनिट के अल्फा कार्बन को सामने रख के वाटर हटा के प्रोडक्ट आराम से सोच सकते हैं। इसमें वैसे एक और भी चीज है जो अपने को मालूम होना चाहिए। सर इसमें एल्डोल बनेगा भी? एल्डोल तो बनेगा ही, एल्डोल तो नहीं बनेगा। ये जब से शुरुआत में एल्डिहाइड ही दिया है बस। क्या हो रहा है? एल्डिहाइड ही दिया है बस। किसमें? फिर से बोल, समझ नहीं आया। नो सर, समझ गया। यस सर। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट है जो अपने को थोड़ा ध्यान रखने का है, बट एक बहुत मेजर स्टेटमेंट है जो हम लोग को मालूम होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन is a reversible reaction. Therefore, thermodynamically most stable product will be the major product always. इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हुआ या क्रॉस हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन करा रहा है, तब उस केस में हम लोग कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाए? तो क्रॉस के केस में फिर हम लोग ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। इनफैक्ट एक और भी चीज है, एक और भी मजेदार टॉपिक है। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमको उतना हाँ ठीक है, सोच सकते हैं। एक बार हमको थोड़ा 1 मिनट का टाइम दो, थोड़ा दिमाग लगाने दो। ठीक है, तो जैसे मान लो ये सवाल अब दे रखे हैं, इसने पूछा है कि हम लोगों का क्या प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन वाले पार्ट में OH माइनस के साथ हीटिंग दे रखा। तो पहला चीज तो ये सोचना, याद रखना जरूरी है कि हम लोग का रिएक्शन क्या होगा। तो एक तो एल्डिहाइड दिख रहा, एल्डिहाइड के साथ OH माइनस और डेल्टा दिख रहा, तो इसका मतलब एल्डोल रिएक्शन हो सकता है। एल्डोल रिएक्शन में हम स्टेप क्या बताए थे कि एक एल्डिहाइड के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के सामने दूसरे वाले का अल्फा कार्बन, तो यहाँ दोनों एल्डिहाइड एक ही कंपाउंड के अंदर दे रखा। तो हम लोग बेसिकली इस तरीके से सोच सकते हैं मे बी कि एक के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के सामने हम लोग को दूसरे का अल्फा कार्बन रखना है। तो ऐसा कर देते हैं, हम एक का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हम ऊपर रख देते हैं और दूसरे के अल्फा कार्बन को सामने रखना है। तो अगर अल्फा कार्बन को सामने रखना है तो यहाँ पे 2 कार्बन बीच में, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH2। थोड़ा नीचे कर देते हैं, 2 कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग का C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का CH3। एक हम लोग का ये पार्ट है जिसमें से 2 हाइड्रोजन को साइड में रखा, यहाँ से पूरे वाटर को हटा दिया। जब वाटर को हटाए तो कितना मेंबर रिंग बनेगा? कार्बन वाला पार्ट इस कार्बन से अटैच होगा डबल बॉन्ड से, पहला चीज। और उसके बाद 1 2 3 4 5 मतलब 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करा रहे हैं इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट कैसे सोच सकते हैं? इस तरीके से भी सोच सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग का 2 हाइड्रोजन है, ओवरऑल यहाँ से हम लोग का H2O जब हटा, 1 मिनट, ओवरऑल जब यहाँ से H2 हटा तो हम लोग का ये कार्बन इस लास्ट वाले कार्बन से अटैच होगा विथ डबल बॉन्ड, क्योंकि हम लोग को ओवरऑल डबल बॉन्ड बनाना है। तो एक तो हम लोग को 5 मेंबर रिंग मिल रहा है, ऐसा कर लेते हैं 5 मेंबर रिंग बना इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड।
पहला चीज। उसके बाद क्या होगा, तो ये जो कार्बन है येलो वाले पार्ट से मार्क कर देते हैं, ये कार्बन रिंग का पार्ट कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी रिंग का पार्ट नहीं है। तो जिन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड हुआ, मतलब ये पहला कार्बन और ये जो हम लोग का 5वां कार्बन है, इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड बना, तो किसी को भी फर्स्ट और फिफ्थ मार्क कर दो, फिर कोई फोर्थ होगा, थर्ड होगा, सेकंड होगा, ऐसा बोल सकते हैं। फर्स्ट कार्बन पे हम लोग को एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो फर्स्ट कार्बन वाले पार्ट पे हम लोग आराम से एक मिथाइल ग्रुप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को CH3 मिल गया, पहला चीज। फिर फिफ्थ कार्बन से अटैच्ड जो चौथा कार्बन होगा, जो रिंग का पार्ट है, वहां पे हम लोग को एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन मिल रहा है। ये हम लोग के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जैसा हम लोग सोच सकते हैं। तो इधर इस तरीके से काम कर लो रिंग को बेंड करके, और नहीं तो ऊपर वाले तरीके से भी काम कर सकते हैं। इक्वेशन का प्रोडक्ट बनाना समझ में आया? अगर ये पार्ट समझ आया तो हम इसमें एक और पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। इस चीज को हम लोग इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बोल देते हैं। मतलब ऑल्दो इस चीज का कोई मतलब नहीं है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है तो सबको मालूम इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है, बट इसको क्लासिफाई करके रखने की जरूरत नहीं है कि दिस इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, दिस इज क्रॉस एल्डोल, दिस इज सेल्फ एल्डोल। इतना नहीं सोचने की जरूरत नहीं है। अब मान लो इसमें हम एक दूसरी पॉसिबिलिटी दिखाते हैं तुम लोगों को, तब तुमको समझ में आएगा कि हम लोगों के पास क्या हो सकता है। अगर मान लो मेरे पास ये कंपाउंड दे रखा, तो अल्फा कार्बन ऐसा थोड़ा नहीं केवल बाहर वाला है, अल्फा कार्बन तो अंदर वाला भी है। यहाँ पे भी तो रिएक्शन हो सकता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से वाटर हटा दिया, तो इन दोनों कार्बन के बीच में, इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, ये 1 और 3 के बीच में हम लोग को एक रिंग का फॉर्मेशन मिल गया विद डबल बॉन्ड। तो बेसिकली एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 मार्क कर दिया। 1 वाले से अभी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, जो कि रिंग का पार्ट हो नहीं सकता, तो 1 पे एक मिथाइल ग्रुप डाल दिया जो कि रिंग का पार्ट नहीं है। इस बार 3rd से भी एक ग्रुप अटैच्ड है जो कि रिंग का पार्ट नहीं है, और 3rd से जो ग्रुप अटैच्ड है दैट इज C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, ये यूनिट अटैच्ड है। सेम कंपाउंड है, 2 प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है, तो कौन सा प्रोडक्ट मिल के आएगा अपने को, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? तो ऑब्वियस सी बात है 3 मेंबर रिंग हम लोग का लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। ये अगर बनता भी है तो अपने आप को खत्म कर लेगा, क्योंकि हम ऊपर पॉइंट बोले थे एल्डोल रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल रिएक्शन होने का मतलब है कि हम लोग जब भी कभी लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर बाई चांस बन गया, तो हम लोगों का ये पार्ट उल्टा जाएगा, फिर उसके बाद हम लोगों का रिएक्शन वापस से आगे प्रोसीड कर जाएगा। मतलब पहले 5 मेंबर रिंग है और हम लोगों के पास 3 मेंबर रिंग है, तो इन केस अगर हम लोगों का लेस स्टेबल प्रोडक्ट बना, 3 मेंबर रिंग बना, तो भी हम लोगों का रिएक्शन वाला पार्ट फिर से ऊपर उल्टा जाएगा, फिर उसके बाद आगे आराम से प्रोसीड कर सकता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है कि हम लोग अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट के थ्रू काम कर रहे होंगे, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के थ्रू काम कर रहे होंगे। अब एक छोटा सा इसमें स्टेप हम और ऐड करते हैं। मान लो कि हम लोग का 3 मेंबर रिंग बन गया, तो उल्टा कैसे चले जाए, मतलब रिवर्सिबल जाने का तरीका क्या होना चाहिए? तो ये जो स्टेप है कि हम लोगों का अगर ये कंपाउंड बन गया, इसको हम लोग ऊपर वाले में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। ये वर्ड ध्यान नहीं रखना, रेट्रो वर्ड याद रखना। रेट्रो का मतलब रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है? रेट्रो सिंथेसिस वर्ड यूज करते हैं हम लोग कि ये प्रोडक्ट है ये किस रिएक्टेंट से बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज रेट्रो सिंथेसिस। हमेशा ये उल्टा, जैसे होता है ना कि जब अब तुम लोग क्वेश्चन देखना शुरू कर चुका है कि एक अननोन कंपाउंड है जो ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया और कुछ प्रोडक्ट बनाया, उस कंपाउंड को गेस करो। दिस इज रेट्रोसिंथेसिस, कि प्रोडक्ट मालूम है, उल्टे डायरेक्शन में जाके इसका रिएक्टेंट पता करना है, तो रिवर्स सिंथेसिस के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, रेट्रोसिंथेसिस बोल सकते हैं। बड़ा मजेदार स्टेप है यहाँ पे। हम लोग के पास जो नीचे वाला कंपाउंड एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलो ध्यान दो। सबसे पहला चीज कि हम लोग का जब उल्टा रिएक्शन होगा तो वही सारी चीजें होंगी जो हम लोगों ने पहले की थी, बस उसका उल्टा होता जा रहा है। पहला चीज, इस चीज का ध्यान रखना स्टेप के लिए काफी मैटर करता है। यहाँ का नेगेटिव चार्ज, सॉरी जो पाई बॉन्ड है, वो रेजोनेंस में जा सकता है, ये तो मालूम है अपने को। अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज आया हम लोग उस पे OH ग्रुप का एडिशन करेंगे, क्योंकि एल्डोल कंडीशन में पहले एल्डोल का फॉर्मेशन हो रहा था,
तो बेसिकली इस तरीके से समझो कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है अपने को, वो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट का जब हम लोग फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो उस केस में हम लोग वहां पे OH ग्रुप का एडिशन करते हैं, और उसके बाद हम लोग का यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि अब जैसे इसमें कुछ बोलेंगे सर इसमें तो पहले आप बोले ना डबल बॉन्ड इधर जाएगा इधर O माइनस बनेगा, तो हाँ ठीक है बन गया, फिर यहाँ पे O माइनस के ऊपर H प्लस ऐड करो, फिर यहाँ पे इनॉल बन गया, इनॉल वाला पार्ट आउट ऑफ राइज होगा, तो बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल C डबल बॉन्ड O का ही फॉर्मेशन होगा। ये हम लोग का पहला स्टेप था। उसके बाद क्या हुआ था, तो जैसे एल्डोल से हम लोग को कंडेंसेशन जब हुआ था तब जाकर के कीटोन मिला था। बोले थे ना कि एल्डोल वाले पार्ट में बीटा कार्बन से H हटेगा, सॉरी अल्फा कार्बन से H हटेगा जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट है, और OH के रिस्पेक्ट में वही बीटा कार्बन हो गया, यहाँ से OH हटेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो एल्डोल तो निकल गया हम लोगों का, एल्डोल से हम लोग ये चीज बना पाए थे, चलो ठीक है। अब इससे पहले क्या आया था, तो एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ था। एल्डोल का फॉर्मेशन कैसे कराए थे हम लोग, दिखाते हैं ऊपर। एल्डोल का फॉर्मेशन कराते वक्त हम लोग को एक कार्बन न्यूक्लियोफाइल चाहिए था और एक एल्डिहाइड चाहिए था, तब जाके एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ था। तो बेसिकली हम लोगों का जब स्टेप हुआ तो यहाँ पे एक O माइनस बना, उस O माइनस पे H प्लस का एडिशन हुआ। तो उल्टा सोच सकते हैं क्या कि जो हम लोग का O माइनस है उससे जब H प्लस का एडिशन हुआ तो जो हम लोग का एल्कोहल है यहाँ से H प्लस का रिमूवल करा दो पहले, जब H प्लस का रिमूवल कराएंगे तो O माइनस बनेगा। और उसके पहले स्टेप क्या हुआ था, तो हम लोगों का C जब ऐड हुआ था तब O माइनस बना था। मतलब अगर O माइनस को हम लोग कोऑर्डिनेट कर दें, ऐसा होता नहीं है, कार्बन हटता नहीं है, बट सोचने का तरीका, और एक्चुअल में हटता भी है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है रिवर्सिबल रिएक्शन में। O माइनस वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया और यहाँ से जो कार्बोनिल कार्बन के बॉन्ड पे है उसको हटा दिया। ये हम लोग का स्टेप होना चाहिए। तो पहले जहाँ OH है वहां से H प्लस हटाओ, फिर जो O माइनस आएगा उसको कोऑर्डिनेट करके हम लोग एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। किस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे आते हैं उस चीज के डिस्कशन पे, नीचे समझ में आएगा। हम लोग को जो कंपाउंड दिया है यहाँ पे, इसमें सबसे पहला चीज H प्लस हटाया, यहाँ O माइनस बना, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ से OH माइनस मीडियम में जो प्रेजेंट है वो हम लोग के H प्लस के साथ रिएक्शन किया, उसको वहां से रिमूव किया। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग का एक 3 मेंबर रिंग है, इस वाले पार्ट में हम लोगों का एक CH3 दे रखा, इस पे एक O माइनस दे रखा, और यहाँ पे हम लोग का C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 दे रखा। फिर क्या होगा, तो O माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। हमेशा वही बॉन्ड ब्रेक होगा जो C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे -4 डाल दे। मतलब हम लोग जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे ताकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा पाए, और कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड तो 3 है बट वही बॉन्ड ब्रेक होगा जिससे C डबल बॉन्ड O के अल्फा कार्बन पे -4 चला जाए। तो यहाँ से हम लोग को कुछ ऐसा दिख रहा है कि हम लोग के यूनिट में ऊपर CH3 है, एक 3 मेंबर रिंग था, और यहाँ पे हम लोग को C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट दिख रहा था, यहाँ O माइनस था, O माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और उसी टाइम पे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये बॉन्ड हम लोग का ब्रेक करके हटा रहे हैं। फिर यहाँ पे एक माइनस चार्ज का फॉर्मेशन हुआ, ये हम लोग को मिल गया। अब क्या होगा, तो जहाँ पे माइनस चार्ज है यहाँ पे मीडियम में जो वाटर प्रेजेंट है उससे H प्लस का एडिशन कराए। तो जब H प्लस का एडिशन हुआ तो अब हम इसको थोड़ा नॉर्मल वे में लिख रहे हैं, ऊपर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, CH3 2 3 4 5 6, इसमें हम लोग के सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और हम लोग के 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। यहाँ से हम लोग का रिएक्टेंट वाला पार्ट निकल के आ गया। टोटल 6 कार्बन, जिसमें सेकेंड और फिफ्थ पे हम लोग का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ देख सकते हैं सेकेंड और फिफ्थ वाले पार्ट पे हम लोग का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो हम लोग को ऊपर का स्टेप तो मालूम है कि ऊपर कैसे बनेगा, बट अगर हम लोग के पास एक ये कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड का हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें करे क्या, बट ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है ऑलरेडी। इसको हम लोग पहले रेट्रोसिंथेसिस में लेके जाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे, फिर वहां से फर्दर हम लोग वापस से एल्डोल कंडेंसेशन करा के आराम से उस 5 मेंबर रिंग वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं जो हम लोगों ने कराया था। इस पूरे स्टेप को हम लोग रेट्रो एल्डोल सिंथेसिस बोला करते हैं। एक एल्डोल प्रोडक्ट का या एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट का रेट्रो कराया, फिर उसके बाद वापस से उसको सिंथेसिस में लेके गए। तो कुछ भी हो जाए हमेशा मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है। अगर 2 प्रोडक्ट बन गया तो भी वहां से एक प्रोडक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में जाके मेजर की तरफ ही मूव करेगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखने का है। कोई डाउट है इस पूरे स्टेप में तो पूछ सकता है। मजेदार टॉपिक है थोड़ा, बट अगर कोई डाउट है तो पूछ लो।
कोई डाउट नहीं है जी, तुम लोगों को सब समझ में आ गया? सर लॉजिकल तो था सारा स्टेप ऑलमोस्ट। लॉजिकल तो स्टेप एनी हो गया, तो हम पहले क्वेश्चन ही बोल बनाएंगे रखे तो हैं। अपने डाउट आएगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो डाउट समझ में आएगा, उसमें जो क्रॉस एल्डोल वगैरह सब है ना, उन सबका क्वेश्चन बनाते वक्त तुम लोग को डाउट आएगा। मतलब है बहुत लॉजिकल चीज, हम पहले ही बोल चुके तुम लोग को, लॉजिकल चीज तो है ही, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। अब जैसे इसमें एक चीज हम लोग बोल सकते हैं डिस्कशन में लॉजिक के साथ साथ, कि हम लोगों का जो रिएक्शन हुआ था एल्डोल कंडेंसेशन, चलो ऊपर ही हम डिस्कस कर लेते हैं, ये सब चीजें नोट्स में होंगी तो इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन जब कर रहे थे तो फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोगों का एक अल्फा हाइड्रोजन हटा था, पहला इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद फिर हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, फिर OH ग्रुप आया। फिर जिस कार्बन से, एक चीज देखो यहाँ पे, इसको हम मार्क कर देते ज्यादा बेटर होगा। ये जो येलो वाला कार्बन है, इससे हम लोग एक अल्फा हाइड्रोजन हटा, फिर येलो कार्बन, फिर उसके आगे गया तो यहाँ येलो कार्बन, उसके आगे येलो कार्बन, फिर हम लोग ये एल्डोल फॉर्मेशन करा दिए। अब यही प्रोडक्ट हम लोग का नीचे येलो कार्बन। फिर जब हम लोग कंडेंसेशन कराए तो यहीं से हाइड्रोजन हटा, मतलब ये दूसरा अल्फा हाइड्रोजन हटा, तब जाके हम लोग को प्रोडक्ट मिला। मतलब अगर हम लोग को अल्डोल कंडेंसेशन कराना है तो अल्डोल कंडेंसेशन कराने के लिए एक ही एल्डिहाइड वाले पार्ट पे एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो हम लोग का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब अगर मान लो जैसे एक बहुत स्टैंडर्ड सवाल होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत स्टैंडर्ड सवाल का पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव एल्डोल कंडेंसेशन। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इसमें अल्फा कार्बन पे हम लोग का हाइड्रोजन है ही नहीं, ये हम लोग का एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। एटलीस्ट 2, अब इसमें 2 सवाल हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव एल्डोल फॉर्मेशन। एल्डोल फॉर्मेशन के लिए एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, कंडेंसेशन के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कंसिडर करते हुए काम करेंगे। 1 मिनट थोड़ा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, एल्डोल फॉर्मेशन के लिए हम लोग को एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, बट एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हम लोग को 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। बाकी स्टेप्स तो बहुत लॉजिकल है। जो थर्मोडायनेमिक्स का स्टेप हम बोले हैं उससे तुमको समझ में आ जाएगा कि अगर क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है तो मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा। क्योंकि अगर मान लो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग को 2 अलग अलग टाइप का अल्कीन मिल रहा, तो अल्कीन का स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी क्रॉस रिएक्शन ले लो, अल्कीन का स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। अगर अल्कीन का स्टेबिलिटी कंपेयर करना आता है तो हम लोग वहां से प्रोडक्ट आराम से सोच सकते हैं। तो सवाल एक्चुअली मतलब पता नहीं, लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन भारी है, बट हमको भारी केवल 2-3 चीजों में इसमें लगता है कि जैसे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन लोग सोचते नहीं है, रेट्रो एल्डोल सिंथेसिस बिल्कुल नहीं सोच पाते, बहुत मुश्किल होता है सोचना। तो ये केसेस मालूम होने चाहिए। हम भी मतलब जैसे सवाल की अगर बात करते हैं, ये जो सवाल है मैं शॉन से उठाए हुए हैं, सिंगल सवाल है जो हम रेट्रोसिंथेसिस का देखें, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि रेट्रोसिंथेसिस पे सवाल आना चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट आ गया तो आ गया। ये 2 चीजें थोड़ी भारी लगती है लोगों को, बाकी तो हमको और कुछ भारी नहीं लगता उसमें। हमको तो खैर को ओवरऑल कुछ नहीं भारी लगता है, भी नहीं कुछ भारी, लॉजिकल है तो आराम से सोचा जा सकता है। और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो पास ऑन कर सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में? नहीं, यही है बेसिकली। मैकेनिज्म के ऊपर जो सवाल था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और बाकी बेसिक्स तो यही थे एग्जैक्टली। इसमें हम लोग और क्या क्वेश्चंस के फॉर्मेट में बात करें। हाँ ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन थोड़ा ध्यान रखना, ये मेरे टाइम पे सवाल आया था जेईई एडवांस का, उसमें ऐसा कुछ सवाल दे रखा था, मतलब वो था कॉम्प्रिहेंशन का सवाल, सिंपल सा सवाल था, उसमें रिएक्टेंट पता करना था, बट रिएजेंट जो है वो NaOH नहीं दे रखा था, रिएजेंट Na2CO3 दे रखा था। बोला था इसमें मतलब ऐसा कुछ कुछ रिएक्शन था कि ये कंपाउंड एक अननोन कंपाउंड का रिएक्शन Na2CO3 के साथ होकर कुछ बनेगा, ऐसा 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 चल रहा था। अब प्रॉब्लम क्या था कि Na2CO3 हम कभी देखे ही नहीं है, Na2CO3 दिमाग में कभी है ही नहीं कि Na2CO3 हम लोगों ने कभी एल्डोल कंडेंसेशन में कराया था, हम नहीं पढ़े थे अपने टाइम पे, कहीं भी नहीं था, एनसीईआरटी में भी नहीं था। अभी रिसेंटली पॉला ब्रूस में ये है, पॉला ब्रूस में ये चीज दे रखा है, मेरे दिमाग में नहीं था ये चीज, हम एनसीईआरटी के हिसाब से याद किए हुए थे कि नहीं था। अब पॉइंट ये है कि अब इस सवाल को कैसे अप्रोच करें, अगर Na2CO3 दे रखा है तो उसको कैसे अप्रोच करें। तो हमको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जैसे एक चीज सोच के देख सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन पे हम लोगों ने जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस किया था, जो मेरा अप्रोच था अभी तक हमको याद है, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल था, मतलब सवाल जब बनाए थे तो हम बहुत खुश हुए थे, 13 मिनट लगा था एग्जैक्टली, और हम बहुत खुश हुए थे। और उसके बाद फिर हम जब ऑप्शन देखे तो मतलब बेवकूफ थे कि हम 13 मिनट खराब किए, तो 3 मिनट का सवाल था, बस ऑप्शन देख देख के मैच कराना था। उसमें मेरा अप्रोच ये था
कि एल्डिहाइड दे रखा है, तो एल्डिहाइड को किस तरीके से ब्रेक करें। तो एल्डिहाइड का इधर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अपने पास वाटर का एडिशन है, एल्कोहल का एडिशन है, थायोल सिमिलर टाइप का पैटर्न है, NaCN का एडिशन है, या फिर हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव्स की बात कर सकते हैं या अमोनिया की बात कर सकते हैं, और NaHSO3 का एडिशन है। Na2CO3 तो कहीं भी नहीं था, Na2CO3 कहीं था ही नहीं, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो नहीं करा सकते। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं करा सकते तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, अल्फा कार्बन। ऐसा हम इसलिए सोच पाए क्योंकि पॉला ब्रूस में डिफरेंशिएट कर रखा है कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। एक पार्ट है एट कार्बोनिल कार्बन, अभी नए वाले का पता नहीं कि क्या है नए वाले बुक में, बट एक था रिएक्शन एट कार्बोनिल कार्बन और दूसरा टॉपिक होता है रिएक्शन एट अल्फा कार्बन। ये दो अलग अलग सेपरेशन है। तब हम सोच पाए कि चलो कार्बोनिल कार्बन पे तो ये 5 रिएक्शन से नहीं है, तो अल्फा कार्बन पे तो एक ही ऑप्शन है कि एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो फिर हम एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड किए, और जब प्रोसीड किए तो फिर हम लोग को प्रोडक्ट कुछ मिल गया, और वहां से देखे ऑप्शन में प्रोडक्ट निकल के आ रहा है क्योंकि चीजें रिलेट हो गई। तो अल्फा कार्बन सोच पाए क्योंकि हम लोग को मालूम है कि एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है, और अगर अल्फा कार्बन पे एसिड बेस हो सकता है उसकी तरफ से प्रोसीड करो तो सेम चीज यहाँ पे भी निकल के आएगा। ये भी हम लोग के एल्डोल कंडेंसेशन का एक पार्ट है। उसमें रिएजेंट NaOH और KOH जो NCERT में दे रखा है उसकी जगह पे Na2CO3 दे रखा, बट प्रोडक्ट वाला पार्ट एग्जैक्टली वही बनेगा जो हम लोग के पहले निकल के आ रहा था। कि हम लोग का जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसके सामने हम लोग आराम से दूसरे अल्फा कार्बन को रख दिए, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को हटाए, प्रोडक्ट वाले पार्ट में यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद हम लोग का एक एल्डिहाइडिक यूनिट आगे रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि रिएजेंट कुछ अननोन आ गया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लॉजिकली अगर सोचा और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल बेसिक से बात करो, एसिड बेस रिएक्शन वाले पार्ट को सोचने की कोशिश करो। Na2CO3 इनफैक्ट NaOH के जैसा ही कंपेरेबल एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा क्योंकि H2CO3 वीक एसिड है, वहां से एक H प्लस हटाए NaHCO3 बना। तो हम लोगों का अगर H2CO3 वीक एसिड है, इसका मतलब HCO3 माइनस विल बी अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस या स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हैं। बट हम लोग इसके बेसिक स्ट्रेंथ को यूज ना करके इससे एक और H प्लस हटा दे रहे हैं। तो अगर ये वीक एसिड है मतलब दूसरा वाला पार्ट वीक स्क्वायर एसिड बोल सकते हैं, डबल वीक एसिड है, और यहाँ से जब हम लोग H प्लस हटाएंगे तब तो इस केस में हम लोग का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस निकल के आना चाहिए। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिक पार्ट को आराम से H प्लस हटाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक रिएजेंट हो सकता है जो पॉसिबिलिटी है। 2010 में सवाल आया था मेरे टाइम पे पहली बार, अब लोग इसको अपने थ्योरी में इंक्लूड कर रखे हैं, बट ठीक है थ्योरी में नहीं भी है तो हम लोग सोच सकते हैं लॉजिकली कि हम लोग को अप्रोच किस तरीके से करना चाहिए, ये बेसिकली मालूम होना चाहिए। बाकी एक दो एग्जांपल्स होते हैं, साइनो-एल्डोल रिएक्शन, नाइट्रो-एल्डोल रिएक्शन, उसमें कुछ नहीं है। जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इस C डबल बॉन्ड O की जगह पे हम लोगों का NO2 ग्रुप हो जाएगा। तो NO2 ग्रुप वाले पार्ट में हम लोग नाइट्रो-एल्डोल बोलेंगे, और यहाँ पे अगर CN ग्रुप हो गया तो दिस इज कॉल्ड एज साइनो-एल्डोल रिएक्शन। बट रिएक्शन एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का, मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्शन कुछ अलग है, नाम केवल अलग हो गया, साइनो-एल्डोल रिएक्शन और नाइट्रो-एल्डोल रिएक्शन। बाकी सारी चीजें हम लोग एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का ही पैटर्न में रखते हैं। अब इसके बाद तुम्हारा काम होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, इसमें हम लोग क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से प्रैक्टिस कर सके तो ज्यादा बेटर होगा। कितना बजा है? ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम लोग क्लेज़-ईस्टर कंडेंसेशन जो है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब क्लेज़-ईस्टर कंडेंसेशन वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, एंड उसके बाद फिर कैनिज़ारो रिएक्शन अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कैनिज़ारो पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को कि वो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का रिएक्शन है। तो उसको हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्लेज़-ईस्टर कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन का और बेकमैन्स रीअरेंजमेंट का। उसके बाद जब हम लोग उस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे अपने कैनिज़ारो रिएक्शन का, तब तुमको डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत समझ में आएगा, वहां से हम लोग ज्यादा बेटर बात कर पाएंगे हम लोग क्या एग्जैक्टली प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो पहले क्लेज़-ईस्टर कंडेंसेशन करते हैं, फिर हम तुम लोग को असाइनमेंट देंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना शाम में। जैसे ही तुम लोग को लगता है कि होमवर्क सॉल्व हो गया तब उसके बाद हम लोग बाकी बात कर सकते हैं। तो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं क्लेज़-ईस्टर कंडेंसेशन का। तो इसमें एकदम एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का पैटर्न है, हमको मतलब जितना ध्यान है ईस्टर कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। जैसे हम इसको एक छोटे से एग्जांपल के फॉर्मेट में बताते हैं। मान लो एक ईस्टर है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग NaOR के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, इसमें एक पर्पस है। ईस्टर के अंदर जो OR यूनिट होना चाहिए वही इधर आना चाहिए।
नहीं भी होगा तो भी काम हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा एक प्रोसेस एक्स्ट्रा ऐड होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मान लो रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे OR माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको हटाएगा, SNA रिएक्शन, इसको हम लोग ट्रांस ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे OR1 बोल देते हैं तो अपने प्रोडक्ट में हम लोग को OR1 मिलेगा अगर ये रिएक्शन फिजिबल हुआ तो। एक ईस्टर किसी दूसरे ईस्टर में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस ईस्टरिफिकेशन। जब हम लोग ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे वर्ड मेंशन करेंगे। ट्रांस ईस्टरिफिकेशन नहीं चाहिए अपने को। फिर वही होगा कि अगर हम लोग सिमिलर OR ले लेते हैं तो हम लोग अगर रिएक्शन करा भी दें कार्बोनिल कार्बन पे तो OR हटेगा OR आएगा, OR हटेगा OR आएगा, किसी काम का नहीं है। तब इस केस में हम लोगों का फिर रिएक्शन इधर ना हो करके अल्फा कार्बन पे होगा। ऑल्दो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन और लेस एसिडिक है क्योंकि यहाँ प्लस M इफेक्ट है और लेस एसिडिक है, बट ठीक है, प्रोलॉन्ग हीटिंग करेंगे तब ये रिएक्शन होगा। प्रोलॉन्ग मतलब लंबे टाइम तक हीटिंग होगा तब जाकर के रिएक्शन होगा अल्फा कार्बन पे, और फिर हम लोगों के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कुछ ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये बनाना बहुत सिंपल सा चीज है, तुम लोग के लिए आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस चीज को हम लोग बीटा कीटो ईस्टर बोला करते हैं। बीटा कीटो ईस्टर क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ईस्टर ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन हो गया, बीटा पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दिस इज कॉल्ड एज बीटा कीटो ईस्टर। अब स्टेप की बात करते हैं, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला चीज तो एक समझ में आ गया हम लोगों को कि अल्फा कार्बन पे रिएक्शन होगा, और अगर अल्फा कार्बन पे रिएक्शन होगा तो हम लोगों का एसिड बेस रिएक्शन होगा, C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे OR। इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, OCH3 ले लो, OC2H5 ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पे OR ग्रुप लिया। अल्फा कार्बन पे रिएक्शन अगर हुआ H के साथ RO माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके उसको यहाँ से हटाया, तो अपने प्रोडक्ट में CH2 माइनस इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ वाले पार्ट पे OR ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अब एक नया चीज आया जो हम लोगों के सिमिलर टू एल्डिहाइड कीटोन है, बस डिफरेंस ये है कि एल्डिहाइड कीटोन पे जब हम लोग रिएक्शन कराते थे तो वहां पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वर्ड बोलते थे, और यहाँ जब रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग इसको SNA रिएक्शन बोलेंगे। बट हम लोग का न्यूक्लियोफाइल अलग हो चुका है, OR न्यूक्लियोफाइल नहीं है, अब कार्बोनिल न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, SNA रिएक्शन करेगा और यहाँ से RO माइनस को हटाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो इस केस में CH3 इसके साथ C डबल बॉन्ड O था, RO माइनस हटा और वहां पे हम लोग CH2 का एडिशन हुआ और इसके साथ C डबल बॉन्ड O के साथ OR का एडिशन हुआ। दिस इज बीटा कीटो ईस्टर जो ऊपर हम लोगों ने बनाया था, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर कार्बन C डबल बॉन्ड O OR। ये हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोडक्ट बनाने का तरीका सिमिलर टाइप का है कि दूसरे कंपाउंड के इस बार ऐसा करने का है, इस बार क्योंकि हम लोग को 2 हाइड्रोजन नहीं हटाना है, यहीं तक रह जाएगा प्रोडक्ट अपना। तो CH3 वाले पार्ट के साथ जो हम लोग का C डबल बॉन्ड O के साथ OR ग्रुप है, इसके सामने दूसरा किसी ईस्टर का अल्फा कार्बन रखो, जैसे यहाँ तो एक ही अल्फा कार्बन था, उसको रखो। और प्रोडक्ट वाले पार्ट में इस बार क्योंकि हम लोगों को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो नहीं बनाना है, एक RO हटेगा एक H हटेगा, तो यहाँ से हम लोग को आराम से प्रोडक्ट निकल के मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज क्लेज़ेन ईस्टर कंडेंसेशन। अब ये सवाल तो तुमको बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था कि डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ तो उधर बन भी नहीं रहा। तो बेसिकली ये और सिंपल टॉपिक है, इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसमें कुछ नया भी नहीं है, बस यही है कि हम लोगों का क्योंकि अल्फा कार्बन का एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया, काफी कम हो गया प्लस M ऑफ RO ग्रुप की वजह से, तो हम लोग प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग यूज करते हैं। वर्ड यूज कर ध्यान रखना, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग ऐसा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में पूछा जाता है। अब बताओ अगर किसी को कोई डाउट है तो, और नहीं अगर डाउट है तो तुम लोग को अभी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे वर्कशीट, वो तुम लोग को ट्राई करने का है। कोई डाउट है तो पूछ लो। ये 4 काफी मेजर रिएक्शंस है जो अपने को ध्यान रखना है, स्पेशली एल्डोल, आयोडोफॉर्म और ये तीसरा क्लेज़ेन। इसके बाद एक मेजर रिएक्शन कैनिज़ारो रिएक्शन रहेगा, बाकी तो एनसीईआरटी में केवल रीमर्टिमन रिएक्शन दे रखा है। बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो। प्रोलॉन्ग हीटिंग अगर H2O मतलब D2O और OD माइनस दिया रहेगा तो वो भी एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर आ जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं, ज्यादा स्लोअर स्टेप है। ओके। और कोई डाउट? चलो सर ठीक है। इसमें भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है? क्या बोल रहे हैं फिर से? इंट्रामोलिकुलर बिल्कुल रिएक्शन बिल्कुल 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 इंट्रामोलिकुलर तो आराम से पॉसिबल है, उसमें तो सोचना ही नहीं है।
आएगा तुम्हारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा इंट्रामोलिकुलर क्लियर। बट पॉइंट वही कि हम इंट्रामोलिकुलर को सेपरेट नहीं करना चाहते कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, एक तो एल्डोल रिएक्शन ऐसे ही दिमाग में है कि एल्डोल रिएक्शन है, तो इंट्रामोलिकुलर अलग से क्या याद रखना है, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में याद रखो ना, क्वेश्चंस में इंट्रामोलिकुलर हो सकता है, उस पॉसिबिलिटी में याद रखनी। ओके सर। तो अभी एक काम करते हैं, अभी तुम लोग को हम फिर वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कोई डाउट अगर डाउट होगा तो आराम से पूछ लो। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले कैनिज़ारो रिएक्शन करेंगे, रीमा-टिमन रिएक्शन करेंगे और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करेंगे। 3 टॉपिक, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। रीमा-टिमन रिएक्शन में कोल-वेस्टमिड रिएक्शन और रीमा-टिमन फॉर्मेलेशन साथ ही साथ हो जाएगा। तो ये जो अपने मेन जो नेम्ड रिएक्शन है जो एनसीईआरटी के हिसाब में दे रखा है, एनसीईआरटी में केवल इतना ही नेम्ड रिएक्शन दे रखा है, इसके अलावा कोई और नेम्ड रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। बाकी हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि उसमें जेईई एडवांस या मेंस में आता है, तो उसके बाद हम लोग आराम से छोटा छोटा टॉपिक है, हर एक टॉपिक 10-10 मिनट का टॉपिक है, मतलब 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, तुमको आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली कि हम लोग को सब टॉपिक कैसा टॉपिक रहेगा। जैसे ये हम लोगों का आयोडोफॉर्मर रेट्रोएल्डोल हो गया, फिर उसके बाद कैनिज़ारो रिएक्शन होना चाहिए प्रेफरेबली, कैनिज़ारो रिएक्शन हो गया। कैनिज़ारो रिएक्शन के बाद हम लोगों का बेंजिल बेंजिलिक रिएक्शन सिमिलर रिएक्शन है, मतलब बेंजिल बेंजिलिक रिएक्शन में कुछ नया नहीं है, वो हम लोग का सिमिलर रिएक्शन है। परकिंस रिएक्शन देख सकते हैं तुम लोग, 1 पेज का है, केवल 1 पेज का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। नोवेनेजल रिएक्शन केवल 1 पेज का है। फिर उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो 2 पेज का। फिर उसके बाद फेवरेस्की रिएक्शन, फेवरेस्की रिएक्शन वाला पार्ट 1 पेज का भी नहीं है। फिर रिफॉर्मेस्की रिएक्शन, ये भी ऑलमोस्ट 1 पेज का भी नहीं है। फिर बेंजोइन कंडेंसेशन आया, बेंजोइन कंडेंसेशन भी एग्जैक्टली 1 पेज का नहीं है, उससे कम ही है, फिर आधा पेज का इनफैक्ट दिख रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों का विटिक रिएक्शन है, विटिक रिएक्शन वाला पार्ट बहुत ही छोटा सा रिएक्शन है, 1 पेज का कंसिडर कर रहे हैं। क्लेजेन-ईस्टर कंडेंसेशन अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये हम लोग का थोड़ा मेजर रिएक्शन है, 2 पेज में कवर हो गया है, चलो इसकी एग्जांपल 3 पेज में चले गए। और उसके बाद तो मिसलिनियस का ही नंबर आ गया। तो जो बाकी सारे टॉपिक्स है वो छोटे छोटे हैं, जैसे कोल-वेस्टमिड रिएक्शन हम लोग रीमा-टिमन रिएक्शन के साथ करेंगे। जैसे कोरे-हाउस सिंथेसिस है, ये तो 2 लाइन का रिएक्शन है, मतलब सिंपली 2 लाइन का रिएक्शन है, एक स्टेटमेंट है जो अपने को ध्यान रखना है। कोल-वेस्टमिड रिएक्शन हम लोग रीमा-टिमन रिएक्शन के टाइम पे डिस्कस करेंगे। ये रीमा-टिमन के डिस्कशन के बाद ये मुश्किल से 3-4 लाइन का टॉपिक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहता। तो देख सकते हैं रीमा-टिमन रिएक्शन के ऊपर हम लोग का मतलब 1 पेज का भी टॉपिक नहीं है। और फिर उसके बाद क्या बच गया अपना, उसके बाद रीमा-टिमन रिएक्शन, फिर एक हम लोग आएगा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ये भी रीमा-टिमन रिएक्शन फॉर्मुलेशन चल रहा है। हाँ, ये होना चाहिए। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये थोड़ा एक मेजर टॉपिक है जो अपने एनसीईआरटी में दे रखा है, ये अपने को मालूम होना चाहिए। और इसके बाद तो नेम्ड रिएक्शन खत्म ही हो जाता है। फिर उसके बाद आर्ट-ईस्टर्ट रिएक्शन, ये सब कर्टियस रिएक्शन, लॉजेन रिएक्शन, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। कर्टियस रिएक्शन 3 लाइन का टॉपिक है, लॉजेन रिएक्शन सिमिलरली 3-4 लाइन का टॉपिक है। एक और होगा यहाँ पे स्मिथ रिएक्शन, मतलब कोल स्मिथ रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शन अलग रिएक्शन है, कोल्स रिएक्शन और कोल स्मिथ रिएक्शन सेम ही चीज बोलते हैं हम लोग। तो स्मिथ रिएक्शन अगर पढ़ लेते हैं 1 पेज का टॉपिक, मोस्टली मतलब सारे के सारे टॉपिक छोटे छोटे होंगे, उसमें ऐसा नहीं कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा कुछ समझना है, समझ चुके होंगे हम लोग। जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है उसी पैटर्न पे चीजें चल रही हैं, मतलब उसमें कुछ नया नहीं होगा, रिएजेंट थोड़ा चेंज होगा, स्टेप्स में जो रिएजेंट चेंज हुआ उसकी वजह से 1-2 मॉडिफिकेशंस है, बट अदरवाइज सारे स्टेप सिमिलर टाइप के हैं, तो उसमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद चीजें रिपीटेड मोड में चल रही होंगी, आराम से हम लोग ऐसा डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी उसके बाद हम लोग डिस्कशन में देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो अभी तुम लोग को हम होमवर्क देते हैं उन 4 टॉपिक्स का, उसके बाद आज की क्लास में जो दूसरा क्लास होगा उसका टाइम हम अनाउंस कर देंगे ग्रुप में, और उसके हिसाब से बता देंगे कि हम लोग अगला टॉपिक कैनिज़ारो रिएक्शन सर मोस्ट प्रोबेबली कब तक होगा? 7:30-8 बजे के अराउंड। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है, तो अभी के लिए क्लास एंड करते हैं। असाइनमेंट सर वो वाला कितना देर का रखेंगे, कौन वाला? सेकंड वाला क्लास? 1.5 घंटा टाइप्स। ओके। 1 मिनट, चलो ठीक है, अभी हम असाइनमेंट भेजते हैं, उसको ट्राई करो।